मेरे दादाजी के पिता एक जमींदार थे। जमींदार मतलब असली जमींदार, जिनके नाम से लोग कांपते थे। सुना जाता है कि उनकी इच्छा थी कि पूरे गांव की ज़मीन खरीद ले। अगर कोई ज़मीन बेचने से मना कर देता तो वो ज़बरदस्ती उसकी पत्नी या बेटी को उठाकर अपने घर ले आते, रात भर उनके साथ अत्याचार करते और सुबह उन्हें उनके घर फेंकवा देते। बदनामी के डर से वह परिवार अगली रात ही गांव छोड़कर चला जाता। इसके बाद दादाजी के पिता बिना किसी रुकावट के उनकी ज़मीन हड़प लेते। गांव में किसी के पास ना तो हिम्मत थी और ना ही पैसे कि उनके खिलाफ मुकदमा लड़ सके। इस तरह उन्होंने बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित कर ली थी। कहा जाता है कि आखिर में उनकी इतनी दहशत हो गई थी कि कोई भी व्यक्ति उन्हें मना करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि डर रहता था कि कहीं वह उसकी पत्नी या बेटी को उठा न ले। लेकिन जैसे कहा जाता है, पाप की कमाई अंत में सांप बनकर डसती है। दादाजी के पिता मीर मतलब खां का आखिरी समय बहुत भयानक था। उनके 3 बेटे थे, बेटी नहीं थी। तीनों बेटे कम उम्र में ही बिगड़ गए। जुआ, शराब और औरतें, कोई ऐसी बुरी आदत नहीं थी जो उन्होंने न अपनाई हो। मीर मतलब खां 65 साल की उम्र में किसी अज्ञात कारण से लकवाग्रस्त हो गए। वह पूरी तरह बिस्तर पर पड़ गए। सुना जाता है कि उनके शरीर में इतनी भयानक बदबू आती थी कि कोई उनकी सेवा करना नहीं आता था, यहाँ तक कि कोई नौकरानी भी नहीं मिलती थी। उनकी बहुएं यानी मेरी दादी और उनकी दोनों जेठानियाँ सिर्फ खाना रख जाती और कभी कभी उनका बाथरूम साफ कर देती थी। इसके अलावा कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता है कि आखिरी समय में वह देर रात चीख चीख कर रोते थे और कहते थे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। लेकिन बहुएं डर के मारे उधर जाने की हिम्मत नहीं करती थी। कौन उन्हें पकड़ रहा था, कौन उन्हें मार रहा, ये देखने की भी उनमें हिम्मत नहीं थी। इसी दौरान दादा और उनके दोनों भाइयों ने मौका उठाया। जबरदस्ती अपने पिता से अंगूठा लगवाकर एक के बाद एक ज़मीन अपने नाम करवाने लगे और अपनी बुरी आदतों के लिए बेचने लगे। मीर मतलब खां बिस्तर पर पड़े पड़े अपने बेटों को श्राप देते रहे। अतंत 75 साल की उम्र में मीर मतलब खां की मौत हो गई। मरते समय कहा जाता है कि उनका शरीर पूरी तरह नीला पड़ गया था। लोगों ने अंदाजा लगाया कि उन्हें जहर देकर मारा गया होगा। उनके शरीर पे कई जगह चोट के गहरे निशान भी मिले थे। जो लोग उनके शव को नहलाने गए थे वे निशान देखकर सिहर उठे थे। लेकिन घर के किसी भी सदस्य ने न तो उन्हें जहर दिया था और न ही उन्हें मारा था। तो फिर निशान किसके थे? यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। ये सारी बातें हमने अपनी दादी से सुनी थी। हमारी जमींदारी में अब 3 घरों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। दादाजी के 3 भाइयों ने ये 3 घर किसी तरह अपने पास रख लिए थे। बाकी सब ज़मीन बेच दी गई। हमें अपने हिस्सों में एक घर मिला। यहाँ मीर मतलब खां ने आखिरी सांस ली थी। बाकी 2 घर कस्बे में हैं जो दादाजी के दोनों भाइयों ने ले लिए। मेरे पिता भी 3 भाई हैं। मेरे पिता मीर मोशर्रफ खां सबसे बड़े हैं। हम 2 बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम साज है और मेरा नाम साज। हमारे नाम लगभग एक जैसे हैं और हम दिखने में भी बिल्कुल एक जैसी हैं। लोग समझते हैं कि हम जुड़वा हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेरी बहन मुझसे 4 साल बड़ी है। हम दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी बहन बहुत शांत स्वभाव की है, मोती की तरह निर्मल, दिन भर किताबों में डूबी रहती है। वह बहुत होशियार है। उसका सपना था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन मेरे पिता ने उसे घर से बाहर जाकर पढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी। ज़मींदारी अब नहीं रही, लेकिन पिता और चाचाओं की ज़मींदारी वाली सोच अब भी वैसी ही है। मैं बिल्कुल उसकी उलट हूँ। बहुत शरारती और फुर्सत में रहने वाली लड़की हूँ। पढ़ाई से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं। मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं। दिन भर पेड़ों पर चढ़कर अमरूद और कच्चे आम तोड़ती रहती हूँ। घर के पास बने बड़े से तालाब में तैरती हूँ। आसपास के छोटे बच्चों के साथ गोला छूट, लुका छुपी और कालमिचोली खेलती हूँ। लेकिन सब खेल खेल में भी घर की 4 दीवारी के अंदर ही होता है। मेरी इन हरकतों को लेकर पिता और चाचाओं में झगड़ा आम बात हो गई है। मेरे कारण कई बार पंचायत भी बैठ चुकी है। मेरे मंझले चाचा अपनी दाढ़ी खुजाते हुए अक्सर कहते हैं, सास बेटी, जमींदार घर की लड़की होकर तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम अब छोटी नहीं हो, काफ़ी बड़ी हो गई हो। अपनी बहन को देखो, कितनी शांत और शालीन है, और तुम? नहीं सास, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मजले चाचा की कस्बे में अनाज की बड़ी दुकान है। सुना है वहाँ मीर मुस्तफ़ा खान जैसे चालाक अनाज व्यापारी कोई नहीं है। लोग उसकी होशियारी के कारण से लोमड़ी कहकर बुलाते हैं। ये सब बातें मुझे मेरी दादी ने बताई है। दादी सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है, फिर भी उन्हें बाहर की इतनी बातें कैसे पता चल जाती हैं, ये एक रहस्य है। मेरे पिता मीर मोशर्रफ खां का भी कस्बे में व्यापार है। वह कफन, इत्र और तस्बीह का व्यापार करते हैं। मेरे मंझले चाचा जितने चालाक हैं, मेरे पिता उतने ही सीधे साधे और भोले हैं। उनके व्यापार में साल भर मंदी ही छाई रहती है। उनकी दुकान पर कई बार ऐसा भी होता है कि एक भी मक्खी उड़ती नजर नहीं आती। फिर भी वो हमेशा ऐसे दिखते हैं जैसे वो बेहद व्यस्त हो। मंझले भाई की बात सुनकर मेरे पिता भी सिर हिला देते हैं। हाँ साज, तुम्हारे मंझले चाचा सही कह रहे हैं। अब तुम्हें अपनी ये शरारतें बंद कर देनी चाहिए। आज नहीं तो कल तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी, फिर हमें तुम्हारे बारे में सोचना होगा। इस तरह कब तक चलेगा? मेरा छोटा चाचा एक चित्रकार है।
उसका कोई खास काम नहीं है, फिर भी उसका रौब ऐसा रहता है जैसे वह खुद लियोनार्डो डा विंची हो। हमेशा बिखरे हुए लंबे बाल रहते हैं, गंदे से कपड़े पहनते हैं और बड़ी बड़ी उलझी हुई दाढ़ी रहती है। पिता और मंझले चाचा ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, मगर वह कभी नहीं बदले। पारिवारिक पंचायत में वह ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, बस दोनों भाइयों की बात पर सिर हिला देते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो धीरे से कहते हैं, यथार्थ कहा, यथार्थ। एक लंबी उबासी लेती हूँ। ये देखकर मंझले चाचा और गुस्सा हो जाते हैं। साज, हम तुम्हें इतनी बातें समझा रहे हैं और तुम ध्यान नहीं दे रही हो। मुझे जोर से नींद आ रही है। आंखें मसलते हुए मैंने कहा, चाचा क्या आप एक बात जानते हैं? क्या बात? आप बिना हाथ से नाक दबाए अपनी सांस रोक सकते हैं। उस समय आपको नाक से कोई गंध नहीं आएगी। फिर आप बिना हाथ से आंखें दबाए अपनी आँख भी बंद कर सकते हैं, लेकिन बिना हाथ से कान बंद करने का कोई तरीका नहीं है। जब तक आप अपने कानों पर हाथ नहीं रखेंगे, आपको हर बात सुननी ही पड़ेगी। मंझले चाचा ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, तो अब यह बात कहने का मतलब क्या है साज बेटी? यह है कि आपने कहा कि मैं आपकी बात ध्यान से नहीं सुन रही। आपने मुझे एक बार भी कानों पर हाथ रखते देखा है? मंझले चाचा ने आंखें बड़ी बड़ी करके मुझे देखा। नहीं देखा ना? यहाँ किसी ने नहीं देखा तो फिर मैं आपकी बात कैसे नहीं सुन रही हूँ? छोटा चाय शायद कहीं और ध्यान लगाए बैठे थे। मैंने अपनी बात खत्म ही की थी कि उन्होंने मेरी ओर देखकर धीरे से कहा, यथार्थ कहा, यथार्थ। मैं हंस पड़ी। मंझली चाचा चिल्लाते हुए बोले, देख रहे हो भाईजान, देख रहे हो कितनी बड़ी बदतमीज हो गई है तुम्हारी छोटी बेटी। पिता गुस्से से मेरी ओर घूरते रहे। मैंने उनकी ओर ध्यान दिए बिना छोटे चाचा से कहा, आज क्या कौवे की टांग और बगुले की टांग बनाई है, दिखाओ तो। छोटे चाचा को यह सुनकर अपमान महसूस हुआ। फुफकारते हुए बोले, तू तो सच में बदतमीज है साज। मैं खनखनाती हुई हंसी के साथ दादी के कमरे की ओर भागी। मेरे पैरों की पायल की झंकार पूरे घर में गूंज उठी। दादी क्या कर रही हो? दादी सिलबट्टे पर पान घिस रही थी। मेरी ओर देखकर हंसते हुए बोली, इसे तेरे सिर पर एक चोट मार दूँ। इतना शरारत भरी दिमाग तेरे अंदर आता कहाँ से है? मैं जाकर दादी की गोद में लेट गई। दादी के शरीर से हमेशा एक मीठी सी खुशबू आती थी। पान, जर्दा और न जाने क्या क्या मिलाकर एक अनोखी महक बनती थी जो मुझे बहुत पसंद थी। दादी, क्या तुम्हारा मंझला बेटा गोद लिया हुआ है? दादी अपनी ही धुन में मुस्कुराते हुए पान घिसती रही। हमेशा ऐसे गुस्से में रहता है जैसे सिर पर गर्म तवा रखकर घूम रहा हो। तुम्हारे इस मंझले बेटे की वजह से पापा ने दीदी को बाहर पढ़ाई करने जाने नहीं दिया। पापा को पूरी तरह उंगलियों में नचा रखा है उसने। जो कहता है पापा वही सुनते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा दादी, तुम ही बताओ। अब तो लड़कियां भी बाहर जाकर पढ़ाई कर रही हैं, यहाँ तक कि विदेश तक जा रही हैं। दीदी का सारा दिन उदास मन रहता है। उसने कितने सपने देखे थे, वह यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी, बड़ी नौकरी करेगी, लेकिन उसने कुछ भी होने नहीं दिया। कुछ भी कहो तो कहता है, जमींदार घर की लड़कियां ये नहीं करती, जमींदार घर की लड़कियां वो नहीं करती। जमींदारी की जौ भी नहीं बचा सके, फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहुत गुस्सा आता है मुझे। दादी अब भी अपनी ही धुन में मुस्कुराई जा रही थी। मैं गुस्से में उठकर बैठ गई। दादी, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, सुना कि नहीं? सुन तो रही हूँ। मैंने तो अपने कान बंद नहीं किए। देखा है कभी मुझे कान पर हाथ रखते हुए? मैं हंसने से खुद को रोक नहीं पाई और हंस ही दी। मेरी दादी बहुत ही हाजिर जवाब थी। मेरी ये बात मुझ पर पलट कर दे दी। सुन सासदादू, तेरे मझले चाचा भी कुछ कुछ मेरे ससुर यानी मीर मतलब खां जैसे हो गए हैं। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तब देखा था कि वह कितने रौब के साथ चलते थे। किसी को इंसान समझते ही नहीं थे। सबको अपनी उंगलियों पर नचा कर रखना चाहते थे। तेरे मंझले चाचा भी वैसे ही बन गए हैं। वह जमींदार थे, उनका रुतबा था तो वह ऐसा कर सकते थे, मगर तेरे बाप और चाचाओं के पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए तेरे चाचा बाहर वालों के सामने ये सब नहीं दिखा सकते। बस तेरे बाप और छोटे चाचा पर ही रौब झाड़ते रहते हैं। मैं कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे पर माँ आकर खड़ी हो गई। साज, इधर आओ। दादी मुस्कुराते हुए बोली, अब तेरी माँ तुझे डांटेगी, यहाँ क्यों आई थी? कई बार मुझे हैरानी होती है, घर में कहाँ क्या हो रहा है, दादी को सब कुछ कैसे पता चलता है? दादी को कैसे मालूम हो गया कि माँ मुझे देखकर डांटेगी? किसी अजीब सी वजह से माँ दादी को पसंद नहीं करती। सिर्फ माँ ही नहीं, मेरे दोनों चाचियाँ भी दादी को पसंद नहीं करती। बस मेरे पिता और चाचा माँ इतने दीवाने हैं कि सीधा कुछ कह नहीं सकते, बल्कि सब दादी से बहुत मीठा बोलते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मगर दादी कैसे भी माँओं की मन की बात समझ जाती है। मैं हल्की सी हंसी के साथ दादी की बात टाल देती हूँ। क्या बात करती हो दादी? तुम्हारे पास आने पर माँ क्यों डांटेंगी? मैंने आज दिन भर पढ़ाई नहीं की, बस इसी पर डांट पड़ने वाली है। दादी बस मुस्कुराती रहती है, कुछ कहती नहीं। मैं दादी के सिलबट्टे से एक मुट्ठी पान उठाती हूँ और भाग जाती हूँ। दादी पीछे से चिल्लाती है, अरे ओ शैतान लड़की, मेरा पान रख दे कह रही हूँ। कौन सुनता है उनकी बात? तब तक मैं पान मुंह में ठूस कर भाग चुकी होती हूँ। दादी के सिलबट्टे से घिसा पान कितना मज़ेदार होता है। बरामदे में माँ मूर्ति की तरह खड़ी थी। यहाँ थोड़ी ही रोशनी आती है और शाम के बाद तो ये जगह पूरी तरह अंधेरे में डूब जाती है। तुझे कितनी बार कहा है आज दादी के कमरे मत जाया कर, कोई बात तेरे कान में नहीं जाती। माँ, वो कोई भाड़ी तो नहीं है, मेरी अपनी दादी है, उनके कमरे में जाने में क्या दिक्कत है? तुम लोग उनके साथ ऐसा क्यों करते हो?
तो अभी छोटी है, इन सब बातों को नहीं समझेगी। मैंने तुझे मना किया है, अब दोबारा उस पागल बुढ़िया के पास गई तो तेरी टांगे तोड़कर रख दूंगी। माँ, कुछ भी कह लो मगर दादी को पागल बुढ़िया मत कहना, कभी मत कहना। माँ के कुछ और कहने का मौका दिए बिना मैं तेजी से अपने कमरे में भाग गई। यह कमरा दूसरी मंजिल के दक्षिणी कोने में था। यह कमरा मेरा और मेरी बड़ी बहन सांझ का था। कमरे के दोनों तरफ दो बड़े बड़े पलंग है, एक पर मैं सोती हूँ, दूसरे पर सांझ। कमरे में जाकर देखा कि सांझ किसी किताब में पूरी तरह डूबी हुई है। उसकी कमर तक लंबे खुले बाल फैले हुए थे। वह दीवार की ओर मुंह करके बैठी थी और कमरे का दरवाज़ा उसके पीछे था। मैंने कोई आवाज़ किए बिना ही कमरे में कदम रखा। फिर भी सांझ को जैसे तुरंत पता चल गया कि मैं आई हूँ। उसने शांत स्वर में कहा, कोई भी आवाज़ मत करना सांझ, मैं एक बहुत ज़रूरी किताब पढ़ रही हूँ। सांझ की इस बर्ताव पर अब मुझे हैरानी नहीं होती। मुझे से सांसों की आवाज़ से भी जान लेती है कि कौन आया है। इस घर में दादी और सांझ, इन दोनों का बर्ताव मुझे हमेशा रहस्यमय लगता है। कई बार दादी और सांझ दादी के कमरे का दरवाज़ा बंद करके घंटों तक कुछ न कुछ बातें करती रहती हैं। उन पलों में किसी को भी उस कमरे के आसपास जाने की इजाज़त नहीं होती। एक बार मैं चली गई थी, मगर बंद दरवाजे के पीछे से भी दादी को पता चल गया कि मैं वहाँ हूँ। हंसते हुए दादी बोली, साज बुढ़िया, अभी यहाँ से चली जा, सही समय आने पर तुझे सब बताया जाएगा। उस रात न जाने क्यों मुझे तेज बुखार आ गया था। उसके बाद से मैंने उनकी बातों में दखल देना छोड़ दिया। मैं धीरे धीरे कदम रखते हुए जाकर आपा के पीछे खड़ी हो गई। फिर उन्हें पीछे से जोर से जकड़ लिया। मैं जानती हूँ आपा को इस हरकत से बहुत चिढ़ होती है, लेकिन मुझे इसे चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। मगर आज मुझे हैरान करते हुए आपा ज़रा भी नाराज़ नहीं हुई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने सामने बिठा लिया। मैं थोड़ा चौंक गई। उनका गहरा चेहरा लाल हो रखा था, जैसे किसी पर बहुत गुस्सा है। उनकी गोद में एक किताब रखी हुई थी। साज, एक काम करोगी मेरे लिए? कौन सा काम आपा? पहले वादा करो करोगी। अच्छा, कर दूंगी, लेकिन पहले बता तो सही क्या करना है। सुन, तुझे बस इतना करना है कि पापा से तीसरी मंजिल की चाबी लेनी है और मुझे देनी है, बस तेरा काम खत्म। मैं एकदम से चौंक गई। तीसरी मंजिल पर जाना मना है? सिर्फ मुझे ही नहीं, इस घर में किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। हमारे दादा ने अपने जीते जी ये नियम बनाया था। तब से पापा और चाचा लोग इस नियम का सख्ती से पालन करते जा रहे हैं। हम सब लोग नीचे के 2 मंजिलों में रहते हैं। घर में चाहे जितने भी लोग भर जाएं, तीसरी मंजिल पर जाना सख्त मना है। यहाँ तक कि वहाँ रोशनी जलाना भी मना है। पूरा घर रोशनी से जगमग रहता है, बस तीसरी मंजिल अंधेरे और सन्नाटे में डूबी रहती है। दादी से मैंने सुना था कि मीर मतलब खान ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ साल तीसरे मंजिल के कमरे में गुजारे थे, जब से वह अपंग हो गए थे, और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई थी। लेकिन किस कमरे में उनकी मृत्यु हुई ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उनकी लाश तीसरे मंजिल की बालकनी से एक ग्रिल में लटकी हुई पाई गई थी। जिस दिन उनकी मौत हुई उसे एक दिन पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे यानी मेरे दादा को बुलाकर कहा था, घर तुम अपने पास रखो, इसे अपने किसी भाई को मत देना, और जिस कमरे में मेरी मौत होगी उसमें तुम या तुम्हारे वंश का कोई भी सदस्य कभी नहीं जाए। अगर कोई बाहर का व्यक्ति वहाँ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके शरीर में इस परिवार का खून है वो उस कमरे में कदम ना रखे। हालांकि मीर मतलब खां अपंग थे। सबसे अजीब बात थी कि हर सुबह उन्हें तीसरी मंजिल के अलग अलग कमरों में पाया जाता था। उन्होंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि यह कैसे होता था। बावजूद इसके कि उनका शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो गया था, वह हर रोज़ किसी न किसी अलग कमरे में कैसे पहुंच जाते थे, ये रहस्य ही बना रहा। किसी को उनके शरीर की बदबू के कारण उनके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर उसकी बात कौन सुनता? यही वजह थी कि किसी को सही से पता नहीं चला कि उनकी मौत वास्तव में किस कमरे में हुई थी, या शायद किसी कमरे में नहीं बल्कि बरामदे में हुई। मेरे दादा से उनके पिता को बहुत नाराज़गी थी। आखिरी दिनों में दादा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़मींदारी का कुछ भी बचा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पिता की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए मेरे पापा और चाचा को यह हुक्म दिया कि इस घर के किसी भी वंशज को तीसरी मंजिल पर कभी नहीं जाना है। मेरे डरपोक पापा और चाचाओं ने एक कदम और बढ़ाकर तीसरी मंजिल की सीढ़ियाँ पूरी तरह बंद कर दी, ताकि न सिर्फ इस घर के लोग बल्कि कोई भी वहाँ न जा सके। आपा, तुमने होश खो दिया है क्या? तीसरी मंजिल की चाबी मैं कहाँ से लाऊंगी? तुझे तो सब पता है। आपा ने अपने मोटे फ्रेम वाले चश्मे को उतारकर आंचल के कोने से पहुँचते हुए कहा, तुझे कैसे लाना है ये तुझे सोचना है, मैं कैसे जानूंगी? तुझसे काम करने को कहा है तो कर। मेरी आपा भले ही शांत स्वभाव की हो, पर उसमें जिद बहुत है। जो कहेगी वही करवाएगी। तो खुद ही जाकर पापा से बोल, देखो कैसे चाबी लेके आती है। मैं बड़बड़ाते हुए कहने लगी। क्या कहा? तो दादी से जाकर बोल, आपा देख तो सही, दादी कुछ कर सकती है क्या? वैसे भी मेरे लिए रोज रोज घर में पंचायत बिठाई जाती है। अगर दादी के पास चाबी होती तो मैं अब तक वहाँ पहुँच चुकी होती। दादा ने सब कुछ समझते हुए दादी को चाबी नहीं दी, बल्कि पापा और चाचाओं को दी। तो क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आपा। और हम तो इस घर की बेटियां हैं। मीर मतलब खां का खून हमारी रगों में भी है। हमारा वहाँ जाना सही नहीं होगा। खां परिवार का कोई भी वंशज वहाँ नहीं जा सकता। तुझे नहीं पता? आपा हंस पड़ी, पूरे शरीर को हिला हिलाकर जोर से हंसी। उसकी हंसी देखकर मैं थोड़ी घबरा गई। उसकी हंसी में एक अजब सी सिहरन थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो।
सुन साज, हमारे आसपास बहुत कुछ होता है, लेकिन हम ना तो उसे देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। हमें जो दिखाया जाता है हम वही देखते हैं, जो समझाया जाता है हम वही समझते हैं। क्यों? क्या हमारे पास अपना दिमाग नहीं है, अपनी आंखें नहीं हैं? हम खुद से सब कुछ क्यों नहीं देख सकते? बोल क्यों? आपा की बात मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रही थी। क्या बोल रही है आपा ये सब? पहले भी कई बार मैंने उसे तीसरी मंजिल पर जाने के लिए बेचैन देखा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि वो जैसे आज ही वहाँ जाएगी। मैं थोड़ा अधीर होकर बोली, लेकिन तुझे मैं अकेले वहाँ जाने नहीं दूंगी। मैं चाबी लाने का इंतज़ाम कर दूंगी, मगर एक शर्त में, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। आपा ने चश्मा दोबारा पहनते हुए कहा, नहीं, तू नहीं जाएगी, तू यहीं दूसरे मंजिल पर रहेगी, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो तू घर वालों को खबर दे सके। अगर दोनों ही फंस गए तो फिर खबर कौन देगा? मेरे सीने में धक धक होने लगी। खतरा? किस तरह का खतरा? अगर सच में खतरा है तो आपा क्यों वहाँ जाना चाहती है? आपा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या हो सकता है वहाँ? इतना सब पूछने का मन नहीं कर रहा साज। अगर तुझसे हो सके तो चाबी ले आ। आज अमावस्या है, बाहर अंधेरा है, यही सही समय है। नहीं तो फिर अगली अमावस्या तक का इंतजार करना होगा। और हाँ, एक बात और, किसी को भी चाबी के बारे में मत बताना। अगर हो सके तो पापा से चुपके से चुरा लेना। पापा के कमरे की लकड़ी की अलमारी के दाहिनी तरफ कोने में सबसे ऊपर एक चांदी का डब्बा है। उसी डब्बे में एक गुच्छा चाबियों का है। चांदी की जो चाबी है वही तीसरी मंजिल की है, लेकिन चांदी के डब्बे की चाबी कहाँ रखी है ये तुझे खुद ढूंढनी होगी। मैं घबराकर आपा की तरफ देखती रही। ये कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं पापा से थोड़ी डरती हूँ, मगर मंझले चाचा से और ज़्यादा डरती हूँ। मंझले चाचा ने कभी मुझे ज़्यादा डांटा नहीं, मारा भी नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों उनसे डर लगता है। अगर पापा को पता चल गया तो वो ज़रूर मंझले चाचा को बताएंगे कि कैसी मुश्किल में फंस गई हूँ। क्या पापा को अकेले वहाँ जाने देना सही होगा? एक बार दादी से बात करूं, लेकिन दादी से बात करने पर मुझे लग रहा है वो तो पहले ही सब जानती है। शायद ये उन्हीं की चाल है। मैं बेचैनी से पसीना पसीना हो रही थी। मैं धीरे धीरे पाँव दबाकर पिताजी के कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई। माँ बिस्तर ठीक कर रही थी सोने के लिए, और पिताजी पास की एक बड़ी कुर्सी पर बैठकर पैर हिला रहे थे। मैंने तुरंत दरवाजे के पास छिपकर खड़े होने का फैसला किया। मैं नहीं चाहती थी कि पिताजी या माँ मुझे देख ले। अरे रेनू, बेटियों के बारे में क्या सोच रही हो? माँ ने बहुत सिकुड़ते हुए पिताजी की ओर देखा और कहा, बेटियों के बारे में अब क्या सोचना? क्या अजीब बात कर रही हो? लड़कियां बड़ी हो गई हैं, उनकी शादी ब्याह नहीं करना है क्या? जमींदार खानदान की लड़कियों की शादी इतनी देर से नहीं होती। माँ पिताजी के सामने आकर खड़ी हो गई। अब मैं पिताजी का चेहरा नहीं देख पा रही थी। जमींदार जमींदार मत किया करो, आप लोग जमींदार नहीं हो। बड़ी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसे पढ़ने दिया होता तब तक कुछ बन गई होती। कॉलेज पूरा भी नहीं हो पाया और उसे घर में बिठा दिया। अब फिर शादी की तैयारी कर रहे हो। ये सब आप किसकी सलाह से करते हो? मुझे समझ नहीं आता। पिताजी खड़े हो गए, थोड़े गुस्से में बोले, किसकी सलाह से? आपके मंझले भाई की सलाह से। उनके तो 2 बेटे हैं, मेरे तो एक भी नहीं है। फिर भी हमारी बेटियों से उन्हें जलन होती है, और मैं तो उस इंसान से घर करती हूँ जिसकी समझ में ये भी नहीं आता कि बेटियों का नुकसान किस में है। पिताजी चुप हो गए। ये सच था, किसी अजीब कारण से मंझले चाचा कभी नहीं चाहते थे कि हम पढ़ाई लिखाई करके कुछ बड़ा करें, जबकि उन्होंने पहले ही अपने बेटों को विदेश में पढ़ने के लिए पैसा जमा करना शुरू कर दिया था। लेकिन वे हमेशा पिताजी को गलत सलाह देते रहते थे। ये शादी की बात भी उन्हीं की दी हुई लग रही थी। माँ थोड़ी देर रुककर फिर बोली, मेरे ससुर के दादा ने इस घर का नाम सांझ बाती की सजबाड़ी रखा था। क्योंकि उनकी अपनी बेटी नहीं थी तो उन्होंने मेरे ससुर से कहा था कि घर की जो 2 बेटियां होंगी उनके नाम सांझ और सज रखे जाएंगे। यहाँ तक कि मेरी पहली बेटी को, जो मेरे गर्भ में थी, किसने मारा था आप सब कुछ जानते हुए भी अपने मंझले भाई के अनमक्त बने हुए हैं। फिर भी मेरी बेटियों के नाम से ही इस घर का नाम हुआ है, और यही उनकी सारी जलन का कारण है। पिताजी अब पूरी तरह चुप हो गए। माँ सच कह रही थी। बड़ी बहन के पैदा होने से पहले भी माँ के घर में एक बच्ची थी जो पैदा होने से पहले ही मर गई थी, लेकिन वह मौत इत्तेफाक नहीं थी, वह एक साजिश थी। माँ के बाथरूम में किसी ने जानबूझकर बहुत सारा साबुन फैलाकर फिसलन पैदा कर दी थी। आज तक ये पता नहीं चला कि वह किसकी करतूत थी, लेकिन माँ का मानना है कि ये मंजली चाचा का ही काम था। दादी इस बारे में कुछ नहीं कहती, बस अपने आप में मुस्कुराती रहती है। माँ जब 8 महीने की गर्भवती थी तब उनकी पहली बच्ची घर में ही मर गई। कहते हैं कि वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी, लेकिन मृत पैदा हुई थी। मंझले चाचा को तब ये पता नहीं था कि बच्चा लड़का हो गया लड़की, फिर भी माँ जानती है कि उन्होंने ही ये सब किया। पिताजी ने कोई और बात नहीं बढ़ाई। माँ थोड़ी देर तक गुस्सा में बड़बड़ाती रही और फिर लाइट बंद करके सो गई। दादी की उम्र हो जाने के कारण और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहने के कारण उनके बेटे कभी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके नहीं सोते। अगर रात में दादी उन्हें पुकारे तो वे सुन सके। इस आदत से मुझे फायदा हो गया। अब मैं बिना आवाज के अंदर जा सकती हूँ, लेकिन अभी अंदर जाना सही नहीं होगा। पिताजी जल्द सो जाते हैं, पर माँ को नींद आने में समय लगता है और उनकी नींद बहुत हल्की है।
मैं दरवाजे के बाहर खड़े होकर माँ के सोने का इंतजार कर रही हूँ। चारों तरफ घना अंधेरा है। मंझले चाचा बिजली की बचत के लिए रात में सारे घर की लाइट बंद करवा देते हैं। पिताजी के कमरे के बाहर में अंधेरे में खामोश खड़ी हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। क्या मैं सही कर रही हूँ? अगर मैंने दीदी को चाबी दे दी तो वह तीसरी मंजिल पर चली जाएंगी। अगर वहाँ कुछ अनहोनी हो गई तो, और वह जिस डिब्बे की बात कर रही हैं उसकी चाबी मैं कहाँ से लाऊंगी? सोच सोचकर मेरी घबराहट बढ़ रही थी। मैं कांपने लगी हूँ। कितनी देर से खड़ी हूँ मुझे याद नहीं। अचानक बरामदे में किसी की परछाई देखकर मैं डर गई। घबराहट में किसी तरह लड़खड़ाते हुए बोली, कौन है वहाँ? अचानक वह परछाई दरवाजे के सामने से हट गई। मैं ठंड से नहीं, डर से काँप रही हूँ। जितनी दुआएं और मंत्र याद है सब पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरे अंदर इतना साहस नहीं बचा कि भागकर अपने कमरे तक पहुंच सकूं। चाबी गई भाड़ में। दीदी को जो कहना हो कह ले। अगर मैं यहाँ और कुछ देर तक खड़ी रही तो डर के मारे बेहोश हो जाऊंगी। वह परछाई घने अंधेरे में लंबी और काली थी। वैसे भी इस घर के बारे में लोगों की कहानियां अफवाहें कम नहीं है। स्कूल में सुना है, सब कहते हैं कि मीर मतलब खां की आत्मा अब भी इस घर में भटकती है। मैं दिन भर चाहे जितनी भी शरारती कर लूं, लेकिन असल में मैं बहुत डरपोक हूँ। भले ही हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, पर क्या जरूरत है इन सब चीजों का सामना करने की। मैंने गहरी सांस ली और खड़े हो गई। बड़ी मुश्किल से आयतुल कुर्सी याद आई। धीरे धीरे पढ़ते हुए एक एक कदम करके पिताजी और माँ के कमरे के पास से हट गई। फिर बिना सोचे समझे दौड़ लगा दी। सीधे अपने कमरे में जाकर ही रुकी। कमरे में पहुंचते ही दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। पास रखे जग से बिना गिलास में डाले सीधे गटगट करके एक जग पानी पी लिया। अभी मेरी सांसें तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे सीने के अंदर कोई हथौड़ा चला रहा है। दीदी मेरी ओर एकटक देख रही थी। शायद वह कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। ये क्या तरीका है सच? जग से सीधे पानी पी लेती हो, ग्लास में डालकर नहीं पी सकती? और ऐसा क्यों हाँफ रही हो? चाबी नहीं ला पाई क्या? दीदी की बात सुनकर मुझ में गुस्सा बढ़ गया। मेरी हालत देख रही है, फिर भी बस चाबी चाबी की रट लगाए हुए है। अगर इतनी ही ज़रूरत है तो खुद क्यों नहीं चली जाती चाबी लेने? मैंने गुस्से में मुंह फेर कर कहा, नहीं ला पाई चाबी, अब क्या करूं? ताले तोड़ दूं तीसरी मंजिल के? दीदी ने बहुत सिकोड़ते हुए कहा, ये क्या बकवास है? मैंने ताला तोड़ने के लिए कब कहा? मैं गुस्से में बड़बड़ाई, थोड़ा और रुकती तो मीर मतलब खां की आत्मा आकर मेरा गला दबाकर मार ही देती, और तुझे बस अपनी चाबी की पड़ी है। मेरी बात सुनकर दीदी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी। कुछ पल तक वह यूं ही मुझे घूरती रही और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगी। इतनी हंसी कि उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। उसकी इस हरकत से मेरा गुस्सा और बढ़ गया। कैसी बहन है! मैं इसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत उठाकर आई। थोड़ी देर और रुकती तो शायद मर ही जाती, और इसे हंसी आ रही है। तू हंस रही है दीदी, अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। मैं गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ गई। दीदी ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मीर मतलब खां से जुड़ी जो कहानियां सुनी है वही तेरे दिमाग में बैठ गई हैं, इसलिए डर गई तू, और कुछ नहीं। मैं झुंझलाकर बोली, लेकिन दीदी पहले मेरी पूरी बात तो सुन, फिर कुछ कहना। दीदी मेरे सामने आकर बैठ गई। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह मेरी बात को अविश्वास के साथ ही सुनेगी। मैंने शुरू से लेकर जो कुछ हुआ सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनते सुनते अचानक दीदी के चेहरे का भाव बदलने लगा। उसकी आंखें सख्त हो गई और एकदम लाल हो उठी। उसे इस तरह देखकर मैं घबरा गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे दीदी ये क्या हो गया तुझे? तू ऐसे क्यों देख रही है? चुप क्यों हो गई? दीदी ने गंभीर आवाज में कहा, तूने सच में देखा? सच? लंबी काली परछाई? मैंने तेजी से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दीदी, बिल्कुल साफ देखा अपनी आंखों से। इतना सुनते ही दीदी ने एक अजीब हरकत की। उसने अपनी आंखें पलट ली। उसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। ऐसा लगा जैसे धड़कन ही बंद हो जाएगी। दीदी अब बहुत डरावनी लग रही थी। मैं डर से कांपने लगी। तभी दीदी ने कहा, दादी लगता है उन्हें पता चल गया है कि चाबी पिताजी के पास है। वो आ गए हैं दादी, वो आ गए हैं। मैं स्तब्ध होकर दीदी को देखती रह गई। वो कमरे में बैठकर दादी से बात कर रही थी। ये हो क्या रहा है? दीदी किसी चीज़ पर ध्यान से सुनने लगी, फिर अचानक बेचैनी से सिर हिलाकर बोली, लेकिन दादी अगर उन्होंने हमसे पहले चाबी ले ली तो सब खत्म हो जाएगा। आज भी वो आए थे, लेकिन सज ने उन्हें देख लिया, इसलिए वो वापस चले गए। अगर सज वहाँ नहीं होती तो मैं नहीं जानती अब तक क्या हो चुका होता। फिर दीदी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और सुबकने लगी। दादी रुपए के बक्से की चाबी कहाँ है? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे तेज बुखार चढ़ जाएगा। मेरा शरीर अब और कुछ सहन नहीं कर पा रहा था। अचानक दीदी एकदम सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपने चेहरा पोंछकर कहा, दीदी तेरे पास है, डरने की कोई बात नहीं। और जो कुछ भी तूने देखा सब भूल जा। तूने कुछ नहीं देखा, समय आने पर सब कुछ जान जाएगी। मैं हकलाते हुए बोलती हूँ, दीदी आज तेरे पलंग पर सो जाऊँ, अकेले नहीं रह पाऊंगी आज। दीदी लाइट ऑफ करके अपने पलंग पर लेट गई और बोली, मेरे पास सोना सही नहीं होगा सच।
वे लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि मैं बहुत कुछ जान गई हूँ, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर तुझे वह शक्ति नहीं बचा सकेगी। अगर तू मेरे पास रही तो वे मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तुझे चोट पहुंचा सकते हैं। तो अपने पलंग पर ही सो जा, डरने की कोई बात नहीं, मैं यही हूँ पास में। इसके बाद दीदी की कोई आवाज़ नहीं आई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। कई सवाल मेरे दिमाग में चक्कर काटते रहे। कौन है ये लोग जो दीदी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? दीदी ने ऐसा क्या जान लिया है? भयंकर से दर्द के मारे मैंने अपने बाल जकड़ लिए। उस रात मुझे तेज बुखार हो गया, पूरा शरीर कांपने लगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह जब होश आया तो देखा कि घर के सभी लोग मेरे सामने खड़े हैं। माँ ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और रो रही थी। मंजली चाची मेरे सिर पर पानी डाल रही थी। पिताजी, मंजले चाचा, छोटे चाचा सब गंभीर चेहरे से एक कोने में खड़े थे। मैंने इधर उधर नजरें घुमाई और दीदी को ढूंढने लगी, लेकिन कहीं नजर नहीं आई। मुझे होश में आते देख मंजली चाचा तुरंत मेरे सामने आ गए। अरे सच, तुम कल रात अपने माँ पापा के कमरे में गई थी क्या? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मंजले चाचा को ये बात कैसे पता चली? क्या सबको पता चल जाएगा कि मैं रात में वहाँ क्यों गई थी? मेरी माँ कभी घर के किसी भी सदस्य से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, पर मंजले चाचा की बात सुनकर वह थोड़ी नाराज़ हो गई। खड़े होकर बोली, क्या हो रहा है मंजले भाई? मेरी बेटी को अभी अभी होश आया है, अब भी उसके शरीर में तेज बुखार है। क्या ये सवाल अभी पूछना ज़रूरी है? और आपको इतना यकीन कैसे हुआ कि वह रात को मेरे कमरे में गई थी? मंजले चाचा हड़बड़ाते हुए बोले, सुबह जब मैं नमाज पढ़ने जा रहा था तब मैंने इसके एक जूते को आपके कमरे के दरवाजे के पास देखा। मैंने आंखें बंद कर ली और याद करने की कोशिश करने लगी कि क्या मैंने वाकई एक जूता वहीं छोड़ दिया है। पता नहीं, याद नहीं आ रहा। उस वक्त मैं इतनी डर गई थी। माँ अब थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, तो जूता तो कभी भी गिर सकता है, रात में गिरा है इसकी क्या गारंटी है? और अगर मेरी बेटी रात में मेरे पास आती है तो आपको क्या समस्या है? शायद रात में उसे अपने मम्मी पापा को देखना था। मंजले चाचा को और कुछ बोलने वाले थे, लेकिन माँ की आग जैसी आंखों के सामने वो थोड़े डरे हुए दिखे। मेरी माँ एक बड़े और सम्मानित परिवार की लड़की है। इस परिवार का 7 जन्मों का भाग्य है कि मेरी माँ जैसी लड़की को इस परिवार की बड़ी बहू के रूप में मिला। मेरे नाना नानी के घर के खानदान की प्रतिष्ठा आज भी कायम है। मेरे बाकी 2 चाची के परिवार माँ के परिवार के पास भी नहीं है। इसके अलावा मेरी माँ शिक्षित है, जबकि बाकी 2 चाची ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। इस कारण से मेरी माँ को लोग थोड़ा सम्मान से ही बात करते हैं, भले ही कोई सीधे तौर पर ना कहे, लेकिन माँ से सब थोड़ा डरते भी हैं। दोपहर के बाद से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। बुखार नहीं है, सिर हल्का लग रहा है, बहुत भूख लग रही है, लेकिन शरीर बहुत कमज़ोर है। मैं अकेले अपने पलंग पर लेटी हूँ। मेरी माँ थोड़ी देर पहले तक मेरे पास थी, अब नहीं है। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि उठकर कुछ खा सकूं। अचानक दरवाज़ा खोलकर दीदी कमरे में आई, हाथ में एक चांदी के रंग का थाल लिए हुए। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी उसकी। सुबह से दीदी का कोई पता नहीं था। वह मुझे एक बार भी देखने नहीं आई। क्या उसे मेरे बुखार का पता नहीं चला? क्या ऐसा कोई ज़रूरी काम था जिसे वह नहीं छोड़ सकती थी? मैंने गुस्से से अपना चेहरा फेर लिया और कुछ नहीं कहा। देख, दीदी ने गरम गरम पराठे और आलू दम लाई है, जो मुझे बहुत पसंद है। पेट में बहुत भूख थी, लेकिन फिर भी मैंने मुंह नहीं खोला। दीदी थोड़ी हंसते हुए बोली, अपनी बहन के हाथों से खा ले सच, ज़्यादा दिन तो मुझे तुझसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा। दीदी की बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। क्या कह रही हो दीदी? ज़्यादा दिन नहीं मिलेगा मतलब कहाँ जाओगी तुम? ओ माँ, मेरी शादी नहीं होगी क्या? शादी के बाद क्या मैं यहाँ रहूँगी? मेरा मन बहुत उदास हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दीदी यहाँ नहीं रहेगी। मैं दीदी को जोर से गले लगाकर रो पड़ी। कल के बारे में तेरे बहुत सारे सवाल हैं ना? दीदी की बात सुनकर मैं उसे छोड़कर हैरान आंखों से उसकी तरफ देखती हूँ। दीदी बेपरवाही से बैठी है। दीदी, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती है? मैं नहीं चाहती, दादी चाहती है। वह चाहती है तू सब कुछ जाने। मैं उत्तेजना से कांपने लगती हूँ। क्या सचमुच मुझे वह सब कुछ बताया जाएगा जो मैंने अब तक नहीं जाना था? दीदी धीरे धीरे उठकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। फिर दीदी दक्षिणी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। खिड़की की ग्रिल पर सिर टिकाकर उदास आवाज़ में बोलने लगती है, हमारी दादी के बारे में तुझे कितना पता है सच? ये क्या सवाल है दीदी? हमारी दादी, उनके बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं। दीदी हंसती है, लेकिन उस हंसी में कोई गहरी उदासी छुपी हुई है। क्या तूने कभी दादी के घर वालों के बारे में कुछ सुना है? हाँ, मुझे पता है कि दादी के माँ बाप अब नहीं रहे। दादी को बहुत छोटी उम्र में दादी जान के पिता ने इस घर में आकर बसाया था। फिर उनके बड़े बेटे यानी मेरे दादी जान के साथ उनकी शादी कर दी। किसने तुझे ये सब बताया? दादी ने? नहीं, दादी नहीं। दादी कभी अपने घर के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती। ये सब मैंने बाबा और मंजले चाचा से सुना है। दीदी खिड़की के पास से चलकर मेरे सामने आ जाती है। फिर हल्की सी हंसी के साथ कहती है, तू बहुत कुछ गलत जानती है। हाँ, दादी के माँ बाप अब नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, उन्हें मारा गया था। मैं दीदी की बात सुनकर चौंक जाती हूँ। क्या कह रही हो दीदी? हाँ, उन्हें मारा गया था इसी घर में, इस सांझ बाती की सांझ बाड़ी में। दादी के पिता और माँ दोनों की हत्या हुई थी।
मेरे शरीर से पसीने निकलने लगता है। मैं दीदी के सामने खड़ी हो जाती हूँ, उसके दोनों हाथों को पकड़कर झकोड़ने लगती हूँ। क्या बकवास कर रही हो दीदी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दीदी खुद को छुड़ाकर फिर से खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। हाँ, जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वो सच है। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। और क्या तू जानती है कि ये गंदा काम किसने किया था? मैं कांपते हुए आवाज़ में पूछती हूँ, किसने? दीदी थोड़ी देर रुककर धीरे से कहती है, दादी के ससुर मीर मतलब खां। मैं हैरान होकर दीदी की तरफ देखती हूँ। मेरे सामने पूरी दुनिया जैसे हिलने लगती है। क्या दादी के ससुर ने ही दादी के माँ बाप को मारा था? वो भी इस घर में? लेकिन क्यों? दादी उस वक्त बहुत छोटी थी। वह सिर्फ 13 साल की एक किशोरी थी। दादी के पिता के पास उत्तर के आंगन के पास 14 कट्टे का बड़ा सा खेत था। दादी का कोई भाई बहन नहीं था। दादी के पिता के साथ उनका सुखी परिवार था। उनकी मध्यम वर्गीय जिंदगी अच्छी तरह चल रही थी। अचानक मीर मतलब खां की नज़र उनके सुखी घर पर पड़ती है। वह सबसे पहले दादी के पिता को इस घर में बुलाते हैं और बताते हैं कि उसे वह ज़मीन बहुत पसंद आई है। वह दादी के पिता से कहते हैं कि वह उस ज़मीन को खरीदने का प्रस्ताव देते हैं। मैं मंत्रमुग्ध होकर दीदी की बात सुन रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी किताब से कहानी सुना रही हो, क्योंकि वह ज़मीन उनकी पुरानी संपत्ति थी। मीर मतलब खां उन्हें बहुत सारे पैसे का लालच देते हैं, लेकिन दादी के पिता का कहना था कि वह किसी भी कीमत पर उस ज़मीन को नहीं बेचेंगे। मीर मतलब खां अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उनकी ज़िद चढ़ जाती है, लेकिन वह इसे बाहर नहीं दिखाते। वह हंसते हुए दादी के पिता को विदा करते हैं। दादी के पिता निश्चिंत होकर घर लौट जाते हैं, लेकिन उस रात उसी छोटे से खुशहाल परिवार पर एक भयंकर तूफान आता है। वही तूफान जो उन छोटे से खुशहाल परिवार की सारी खुशियाँ पल में उड़ा देता है। मैं सांस रोककर दीदी की बात सुन रही हूँ। फिर क्या हुआ दीदी? दीदी के पिता और माँ के साथ क्या हुआ? उन्हें कैसे मारा गया? दीदी कुछ बोलने वाली थी कि तभी दरवाजे के बाहर माँ की आवाज़ सुनाई देती है। साज, दरवाज़ा क्यों बंद किया है अंदर से? दीदी जवाब देती है, माँ मैं सांझ। तुम दोनों ने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? क्या ऐसी बात हो रही है कि दरवाज़ा बंद करना पड़ा? मैं नाउम्मीद होकर दीदी की तरफ देखती हूँ। अगर अभी सब कुछ नहीं सुना तो मेरी सांस रुक जाएगी। दीदी मेरी नज़रों को नकारते हुए दरवाज़ा खोल देती है। माँ मेरे लिए खाना लेकर आई है। क्या बात हो रही थी सांझ? दीदी माँ की तरफ देखकर कहती है, कुछ नहीं। यह कहकर दीदी तेज कदमों से कमरे से बाहर चली जाती है। माँ हैरान होकर दीदी को जाते हुए देखती है। मेरे पिता और चाचाओं को हमेशा ये साबित करना होता है कि वे एक ज़मींदार परिवार से हैं, चाहे ज़मींदारी हो या नहीं। शाम होते ही पूरे घर को रोशनी से जगमगाना चाहिए, जैसे कि बहुत दूर से दिखे। तीसरी मंजिल को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर रोशनी होगी। लेकिन आज हमारे गांव में लोड शेडिंग हो रही है। किसी कारण से बिजली नहीं आ रही, कहीं भी कोई रोशनी नहीं है। अमावस्या की रात होने के कारण बाहर भी घना अंधेरा है। फिर शाम के बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। उस बारिश ने शाम होते होते जोर पकड़ लिया। कुछ मिनट पहले ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी और काफ़ी देर तक चली। हम सभी एक साथ रात का खाना खा रहे थे, तेल के दिए जलाकर। मजले चाचा मुझे बार बार अजीब निगाहों से देख रहे थे। खाने के दौरान उस निगाह में कुछ संदेह था। मैंने देखा तो सही, लेकिन अनदेखा कर दिया और चुपचाप बैठी रही। खाने की मेज में जब दीदी को न देखा तो माँ मेरी तरफ घूरते हुए बोली, सांझ कहाँ है? वह क्यों नहीं आई? हमारे घर में रात का खाना हमेशा सभी को एक साथ खाना होता है, दादी को छोड़कर। दादी 2 मंजिल से नीचे नहीं उतर सकती। उनके खाने का सामान माँ और चाचिया उनके कमरे में भेज देती है। अंधेरे में दादी अकेले बैठी है तो दीदी ने कहा कि उसका खाना भी दादी के पास भेज दिया जाए। माँ ने गुस्से से अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मुझे देखा, लेकिन पिता और चाचाओं के सामने वह ज़्यादा नाराज़गी नहीं दिखा पाई। मेरे पिता और चाचाएँ अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। मैं तो बेचैन होकर खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही थी। दादी के माँ बाप के साथ क्या हुआ था, मीर मतलब खान ने उन्हें इस घर में क्यों मारा था, यह अधूरी कहानी मुझे एक भी पल शांति नहीं दे रही थी। थोड़ा खाकर मैं उठ खड़ी हुई। माँ ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? खाना खत्म नहीं किया और कहाँ जा रही हो? माँ, मुझे अब खाने का मन नहीं है। शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा है। मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, और खाना नहीं होगा, लेकिन तुम आज अकेले नहीं सोगी, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। यहाँ बैठो, अकेले अंधेरे में मत जाना। मेरा खाना हो जाए फिर हम साथ चलेंगे। मैं माँ की बात सुनकर चौंक गई। अगर माँ आज रात मेरे साथ सोएंगी तो मैं आपा से कुछ नहीं सुन पाऊंगी, और जब तक सब नहीं सुन लूँगी मेरी नींद भी नहीं आएगी। अचानक मैं हल्का चीख पड़ी, नहीं नहीं। माँ थोड़ी हैरान होकर मेरी तरफ देखती है। नहीं मतलब? नहीं मतलब माँ, तुम क्यों मेरे साथ सोओगी? क्या पापा अकेले सोएंगे? पापा खाना खा रहे थे। खाते खाते बिना मेरी तरफ देख के बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है साज, आज तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ सोए। कल शायद तुम कोई बुरा सपना देखी होगी, नहीं तो बुखार आकर होश खोने की क्या वजह थी। कुछ दिनों तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही सोएगी। मैं अचानक सिहर उठी। पापा, मुझे डर नहीं लगता, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। और इसके अलावा आपा तो मेरे पास वाले पलंग पर सोती है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। माँ मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। मैंने चिपकी हुई मुस्कान के साथ कहा,
माँ, पापा तो अक्सर रात को बीमार हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तुम पास नहीं रहोगी तो क्या होगा? और वैसे भी अब तो मैं काफ़ी ठीक हूँ, बुखार भी नहीं है। तुम मेरी चिंता मत करो। मजली चाचा खाना खाते हुए माँ से बोले, बड़ी भाभी जान, लड़की क्यों नहीं चाहती कि रात को तुम्हारे पास रहे, ताकि रात को कमरे से बाहर जा सके। मैं गहरी चिढ़ के साथ उनकी तरफ देखने लगी। हमेशा कुछ ना कुछ कहना ही होता है इस आदमी को। यह तो मेरी और पापा माँ की बात है, उसमें उसकी बात करने की क्या ज़रूरत थी। कभी कभी जॉइंट फैमिली सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। माँ कड़ी नज़र से उनकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी बेटी की इतनी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए मजले भाई, इसके लिए उसके पापा और मैं हैं। आप अपना खाना खाकर उठें। पापा थोड़े असहज होकर एक बार माँ की तरफ और एक बार चाचा की तरफ देखे। मेजर चाचा गुस्से से बड़बड़ाते हुए खाना छोड़कर चले गए। अपनी पलंग पर आधी लेटी हुई एक कहानी की किताब पढ़ रही है आपा। उसकी आंखों में भारी फ्रेम का चश्मा और उसके लंबे बाल चेहरे के चारों ओर फैले हुए हैं। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, लेकिन अब कुछ कम हो गई है। बीच बीच में मेंढक की आवाज़ आ रही है और लगातार झीझी की आवाज़ भी। हवा में बहुत ही अच्छी मीठी खुशबू आ रही है। हरिकेन की हल्की सी रोशनी में आपा किताब पढ़ रही है और सब मिलाकर एक तरह का सामूहिक माहौल बन गया है। मैं एकटक आपा की ओर देख रही हूँ। मुझे आज रात ही सब कुछ सुनना है, वरना मेरी नींद नहीं आएगी। माँ को बहुत मुश्किल से राजी किया है कि वह मेरे साथ नहीं रहेंगी। हालांकि माँ ने मुझे शक की नज़रों से देखा, फिर भी मैंने अनदेखा कर दिया। किताब के पन्ने पलटते हुए आपा बिना मेरी ओर देखे बोली, सो जा सांझ, तेरा शरीर ठीक नहीं है। आपा, तुझे किताब पढ़ने में और कितना समय लगेगा? क्यों पूछ रही है? सुबह जो बात तूने शुरू की थी वो तूने ख़त्म नहीं की थी, वही मैं अब सुनना चाहती हूँ। इतने समय बाद आपा ने मेरी ओर देखा। उसकी नज़रें ठंडी थी। कौन सी बात? मुझे कभी कभी आपा के शब्दों पर अजीब सा आश्चर्य होता है। यह कोई सामान्य बात नहीं हो सकती कि आपा इसे भूल जाए। अरे आपा, याद नहीं तुझे दादी के मम्मी पापा के बारे में? मीर मतलब खान ने न उनके। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। आपा ने उससे पहले ही मेरी ओर से नज़र हटा ली और फिर से किताब पर ध्यान लगा लिया। मैं अच्छी तरह से समझ गई कि अब इस बात को नहीं पूरा करने वाली है आपा। आपा बहुत ज़िद्दी लड़की है। अगर वह कह देती है कि यह नहीं करूँगी तो कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता। मैं उदास होकर कंबल में लिपट गई। पूरे दिन में इस कहानी को सुनने के लिए बेचैन थी। आपा कभी कभी क्या करती है? मैंने तय किया कि कल सुबह मैं दादी से सब कुछ सुन लूँगी, चाहे जैसे भी हो। लेकिन दादी क्या कहेगी? उस रात दादी की माँ और दादी को उनके घर के लोगों द्वारा उठा लिया मीर मतलब खाने। घना अंधेरा था जब गांव के सारे लोग गहरी नींद में थे। मैं कूद कर बैठ गई। तो आपा मुझे एक घटना बताएगी? बड़ी बड़ी आंखों से आपा की ओर देखा। आपा की नज़रें शांत थी। वह अभी भी किताब की ओर देख रही थी। क्या दोनों को एक साथ उठाया गया था? हाँ। फिर क्या हुआ? दादी के पापा को उनके अपने घर में बांध कर रखा गया। वह अकेले एक आदमी थे। मीर मतलब खां के पालतू इतने सारे गुंडे के साथ वह कैसे मुकाबला कर सकते थे? उनके हाथ पैर मुंह बांध दिए गए थे। वह सिर्फ आंसू भरी आंखों से देख रहे थे, जैसे उसकी पत्नी और बेटी को किससे खिसते वह हैवान ले जा रहे थे जमींदार के घर। इतना कहकर आपा रुक गई। बारिश की रफ्तार बढ़ गई थी। बारिश की झमझम आवाज़ सुनाई दे रही थी। हमारा घर तालाब के पास था। तालाब के पानी में बारिश की बूंदें गिरने की एक अलग ही आवाज़ हो रही थी। चारों ओर चुप्पी थी, बस निरंतर बारिश की आवाज़ और आपा की कही हुई वो सर्द हड्डी हिला देने वाली कहानी सब मिलाकर माहौल को भारी कर रहे थे। अचानक आपा ने किताब को साइड में रखा और हरिकेन की लो बंद कर दी। कमरे में काफ़ी अंधेरा हो गया। आपा पलंग से उतरी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। अब अंधेरा काफ़ी हद तक आंखों को स्वीकार्य हो गया था। हल्की रोशनी में मैंने देखा आपा खिड़की की ग्रिल से सिर टिकाकर खड़ी है। दादी की माँ थी एक भुवन भोला सुंदरता, आग जैसी सुंदरता जिसे लोग कहते हैं। जो लोग गांव में एक बार उन्हें देख चुके थे वे उसे सुंदरता को देखकर हैरान रह गए थे। दादी को भी अपनी माँ की सुंदरता मिली थी। इतनी सुंदरियों को देखकर मीर मतलब खां का सिर फिर गया। लेकिन दादी की उम्र बहुत कम थी, इसलिए उसने अपने बड़े बेटे यानी हमारे दादाजी को बुलाया। दादा जब विश्वविद्यालय के छात्र थे, छुट्टियों में घर आए थे। दादी ने मीर मतलब खां को दादा के कमरे में भेजा और दादी की माँ को अपने कमरे में रखा। दादी की माँ चिल्लाकर बोली थी, जो मेरे साथ करना है करो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो, वह मर जाएगी। दादी भी अपने माँ को छोड़कर एक कदम भी हिलने को तैयार नहीं थी। लेकिन मीर मतलब खां कोई बात नहीं सुनता, बल्कि एक भयंकर हंसी हंसते हुए कहता है, तुझे तो तेरे पति का भी हिसाब चुकता करना होगा। मीर मतलब खां के दरवाजे पर उसके और भी पालतू गुंडे खड़े होते हैं। आग जैसी सुंदरता को देखकर उन गुंडों को भी लालच पैदा हो जाता है। दादी को दादा अपने कमरे में ले जाते हैं। दादा उस समय ऐसी बातों को पसंद नहीं करते थे। बाद में तो वह खुद खराब रास्ते पर चले गए। वह कहानी किसी और दिन सुनाऊंगी। लेकिन दादाजी का प्रभाव उस समय आसमान छूने जैसा था। उन्हें कुछ कहना या विरोध करने की हिम्मत दादा में नहीं थी। दादी कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी कि वह अपने पिता के पास जाएगी, अपने माँ के पास जाएगी। दादा समझ नहीं पाते अब क्या करें, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानते थे कि अपने पिता की आदतें बचपन से उन्हें देखते आए थे। दादा दादी को कमरे में छोड़कर बरामदे में चले जाते हैं। अचानक जोरदार चीख से घर थरथराने लगता है।
दादा जल्दी से कमरे में घुसते हैं, देखते हैं कि दादी डर के मारे काँप रही है। उसका शरीर डर के मारे नीला पड़ चुका है, क्योंकि वह चीख दादी की माँ की थी। दादा दादी से कहते हैं, तुम यहीं बैठो, यहाँ से एक कदम भी मत हिलना, दरवाज़ा बंद कर दो, मेरे अलावा कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, समझी? दादी अब दादे पर थोड़ा विश्वास करने लगती है। वैसे विश्वास के बिना कोई तरीका भी नहीं है, इस बड़े घर में उसका कौन बचाएगा। दादी धीरे धीरे सिर हिलाती है। दादी को इस हालत में छोड़कर दादा बाहर निकल पड़ते हैं। जिस कमरे में दादी की माँ को बंद किया गया था, वहाँ के दरवाजे के सामने जाकर खड़े होते हैं। जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। दादी की माँ की चीख घर के सभी लोग सुन सकते हैं, यहाँ तक कि घर के दरबान भी सुन सकते थे, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाकर सब कुछ देखे। काफ़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है। दादा तुरंत अंदर घुसते हैं। कमरे के अंदर अंधेरा था। अचानक पैरों के पास चिकने तरल का स्पर्श पाकर दादा रुक जाते हैं। साथ में रखा टॉर्च जलाकर देखते हैं तो वहाँ गहरे लाल रंग का गाढ़ा खून है। अचानक दादा के सिर पर एक लाठी का जोरदार वार होता है। दादा मुड़कर देखते हैं ये काम किसने किया। वह तेज दर्द से बेहोश होने लगते हैं, लेकिन जब वह पलटते हैं तो ठीक से देख पाते हैं कि ये काम किसका था। हालांकि कमरे में अंधेरा था, फिर भी वो अपने पिता की छाया पहचान जाते हैं। तभी वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। काफ़ी देर तक किसी से कोई आवाज़ न सुनकर दादी मन की मन ठान लेते हैं कि वो बाहर जाएंगी। माँ की चीख सुनने के बाद कोई भी संतान शांत नहीं रह सकती। हालांकि दादा ने दादी को कहा था कि वह उस कमरे से बाहर न जाए और वह खुद के अलावा कोई दरवाज़ा ना खोले, लेकिन दादी का मन नहीं मानता। वो बार बार माँ के पास जाने की कोशिश करती रहती है। उस समय दादी को इस घर की कोई पहचान नहीं थी। दरवाज़ा खोलकर धीरे धीरे कदमों से चलने लगती है, इस ओर उस ओर। हल्की अंधेरी रोशनी में वह उस छोटी सी बच्ची के सीने में हथौड़ी की मार महसूस करती है। काफ़ी देर तक किसी को कहीं नहीं पाकर दादी तय करती है कि वह वापस दादा के कमरे में लौट जाएंगी, क्योंकि अब सुबह ज़्यादा दूर नहीं। सुबह होते ही शायद ये घर रोशन हो जाएगा। वह लौट ही रही थी कि अचानक कुछ लोग के दबे हुए आवाज़ सुनकर दादी डर से सन्न हो जाती है। आवाज़ एक पास के कमरे से आ रही थी। दादी धीरे धीरे चलकर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह अंदर की बातें सुनने की कोशिश करती है। कोई दबे गले में किसी को बुरी तरह डांट रहा था। गला पहचानते हुए दादी समझ जाती ये है कि ये वही मीर मतलब खां है। अब मैं इस लाश का क्या करूं? इस घर में खून के धब्बे हो गए हैं। मैं तुमसे बार बार कहा था, लेकिन तुम क्या कर रही हो? हमारा काम सिर्फ डराना था और तुम क्या कर दिए? अब अगर पूरा गांव हमारे खिलाफ हो जाए, अगर वे विद्रोह कर दे, अगर सब मिलकर इस घर में आग लगा दे, क्या हम में से कोई बच पाएगा? मीर साहब, हमें माफ़ कर दीजिए, इतनी सुंदरता सहन नहीं कर पाए। हमें नहीं पता था कि इतने कम में मर जाएगी। हमें माफ़ कर दीजिए। बिल्कुल चुप रहो तुम लोग। अब मैं इस शव का क्या करूं? आप कोई चिंता मत कीजिए मीर साहब, हम है ना, हम इसे कहीं मिट्टी में दबा देंगे या पानी में फेंक देंगे। बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, वैसे ही तुमने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है। अब अगर हमें इसे गायब कर दे, उसके पति घर में है ना, वो तो सबको बता देगा कि हमने क्या किया। अब तक तो सिर्फ लड़कियों को उठाकर अपना काम खत्म करके सुबह घर वापस छोड़ दिया था। गांव के लोग डर से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब तो हम इसे वापस नहीं कर सकते। अब तो गांव वाले गुस्से में आ जाएंगे। मुझे सोचने दो तुम लोग। दादी ने सांस रोककर सब सुना। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यहाँ उनकी माँ के बारे में बात की जा रही है। उनके कान गर्म हो गए, हाथ पैर कांपने लगे, वह थर थर कांपने लगी। अचानक फिर से उन्हें मीर मतलब खां की आवाज़ सुनाई दी। एक आइडिया आया है। काम खतरनाक है और समय भी कम है। जो भी करना है सुबह की रोशनी से पहले करना होगा। बाकी लोग एक साथ बोले, क्या काम है मीर साहब? एक बार हुक्म करिए। उसके पिता को भी उठा लाओ। अब दादी साफ समझ गई कि क्या हो रहा है। उन्होंने मुंह दबाकर चुपके चुपके रोना शुरू कर दिया। क्या उनकी माँ अब नहीं रही? क्या इन लोगों ने उनकी माँ को मार डाला? अब उनके पिता को भी लाने जा रहे हैं। उनके पिता के साथ क्या करेंगे? दादी अपने मुंह को मजबूती से दबा लेती है ताकि कोई आवाज़ ना निकले। इतनी छोटी उम्र में ही दादी समझ गई थी कि अगर वह आवाज़ निकालेंगी तो उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती। दादी के सामने से 8-10 गुंडे कमरे से बाहर जाते हैं। दादी लकड़ी की तरह बैठी रहती है, सांस रोककर। अंधेरे में किसी ने उन्हें नहीं देखा। दादी बेचैन होकर अपने पति को ढूंढने लगती है, लेकिन दादी को यह नहीं पता कि उनके पति अचेत पड़े हैं। लगभग आधे घंटे में दादी के पिता को लाया जाता है। उन्हें घसीटते हुए यहाँ लाया जाता है। दादी अब और नहीं सह सकती। अपने पिता को देखकर वो उन पर कूद पड़ती है। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, ये लड़की अब तक कहाँ थी? दादी के पिता उन्हें गले लगाकर जोर जोर से रोने लगते हैं। मैं आ गया हूँ बेटी, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, कुछ नहीं हुआ है, मैं आ गया हूँ। दादी अपने पिता को गले लगाकर अविश्वसनीय रूप से रो रही थी। वह कुछ भी कह नहीं पा रही थी। मीर मतलब खां ने आंखों से इशारा किया। दादी के पिता को दादी से दूर करने का आदेश दिया गया। जैसे ही दादी के पिता दादी को छूने जाते, वह चीख कर कहती, मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं। मेरी पत्नी कहाँ है? जवाब दो मीर मतलब खां, मेरी पत्नी कहाँ है? पापा, वे माँ को मार चुके हैं। दादी की बात से पूरे कमरे में गहरी चुप्पी बैठ जाती है। दादी तब भी लगातार फूट फूट कर रो रही थी। दादी के पिता आंखों फैलाकर अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। क्या कह रही है तू? दादी कुछ नहीं बोल पाती, रोते रोते सिर हिलाकर हाँ कह देती है।
दादी के पिता चिल्लाकर कहते हैं, मीर मतलब खां, आज तुझे मैं खत्म कर दूंगा। ये कहकर वे दादी को छोड़कर मीर मतलब खां की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वह अकेले थे और ये लोग लगभग 10-15 लोग थे। मीर मतलब खां तक पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है। मीर मतलब खां तब अपनी बंदूक निकालकर दादी के सामने ही दादी के पिता को आपा दोनों हाथों से अपने चेहरा छुपाकर फुट फुट कर रोने लगती है और फिर कुछ नहीं कह पाती। मैं स्तब्ध होकर ये सब सुन रही हूँ। मुझे हिलने डुलने का भी होश नहीं रहा। दादी के लिए दिल में बहुत दर्द होने लगा। मैं दौड़कर आपा को पीछे से गले लगा लेती हूँ। हम दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगती हैं। आपा, दादी को इतना कष्ट कभी पता नहीं चला। हमेशा खुश रहने वाली दादी को इतना दर्द सहना पड़ा। लेकिन वही इंसान जिसने उसके माँ बाप को इस तरह मारा, वही घर में उसको पत्नी बनाकर ले आया। आप आंखें पूछकर मजबूत होकर खड़ी हो जाती है और फिर बताने लगती है। दादी उस घटना के बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। सब मीर मतलब खां से कहने लगे कि दादी को भी मार डाले, क्योंकि दादी इतनी मानसिक अनसंतुलित हो गई कि वह बार बार कहती रहती थी, मीर ने मेरे माँ बाप को मारा, मुझे यतीम बना दिया। कुछ लोग कहते थे कि दादी को घर से बाहर निकाल दो, कुछ कहते थे कि दादी को मार डालो। लेकिन शायद मीर मतलब खां को दादी पर कुछ दया आ गई या फिर किसी और कारण से वह इन दिनों में से किसी भी बात पर राजी नहीं हुआ। उसने ऐसा माहौल बना दिया कि अगले दिन वह गांव वालों को बताता है कि दादी के माँ बाप इस छोटी सी लड़की को जमींदार के घर के बाहर फेंककर जमींदार की बहुत सारा सामान चुराकर गाँव से भाग गए हैं और वह अपने बड़े बेटे से उस लड़की की शादी तय कर देता है। लेकिन तब तक दादी के माँ बाप की लाश उसी घर में दबी हुई है, क्योंकि इस समय लगभग सुबह हो गई थी। सब लोग पहले ही नमाज के लिए बाहर जा चुके थे। ऐसे में उन्हें बाहर ले जाना संभव नहीं था, इसलिए घर में ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं अब दादी को गले लगाना चाहती थी। दादी के लिए कितना दर्द हो रहा था मुझे। दादा अपने पिता से नाराज होकर बुरे रास्ते पर कदम रखने लगे। पहले विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी, फिर धीरे धीरे सब छोड़ दिया और दादी को सभी के सामने पागल बना दिया। मीर मतलब खां इतना उदार था कि एक पागल लड़की को अपनी बड़ी बेटे की बहू बनाकर इस घर में आश्रय दे दिया। चारों ओर मीर मतलब खां की जय जयकार फैलने लगी। वो 10 कट्ठे जमीन भी कब्जा कर लेता है। यह कहकर आपा डूब जाती है, जोर जोर से सांस लेती है। मैं आपा की बातों में खो गई हूँ। पलंग के सहारा लेकर खड़ी हूँ, एक टक सुनने की ओर देख रही हूँ। क्या इस सब 3 तल्ला में हुआ था आपा? हाँ, आपा छोटे शब्दों में जवाब देती है। लेकिन मीर खान के परिवार के लोग को वहाँ क्यों नहीं जा सकते आपा? ये सब धीरे धीरे तू जान जाएगी। बस एक बात सुन ले, दादी के माता पिता अभी भी इस घर में हैं। मैं आपा की बात सुनकर चौंक जाती हूँ। आपा की आवाज़ अब बिल्कुल अनजानी लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई और आखिरी शब्द बोल रहा है। मैं डरते हुए आपा से कहती हूँ, आपा, ये आपा है? क्या कह रही हो तुम? आपा कोई जवाब नहीं देती। धुंधली रोशनी में भी मैं उसे देख पाती हूँ। मेरे दिल में डर और घबराहट महसूस होने लगती है। आपा, तू कहाँ चली गई? मुझे बहुत डर लग रहा है आपा। मैं यही हूँ, डर मत। मेरी आवाज़ सूखने लगती है डर से। आपा, तेरा गला ऐसे क्यों सुनाई दे रहा है? कैसा सुनाई दे रहा है? मुझे नहीं पता आपा, बहुत अजनबी। तू सामने आ, सो जा, डर मत। अगर तू दादी से प्यार करती है तो एकदम नहीं डरना। तेरे बाकी सारे सवालों का जवाब 3 तल्ला में है। 3 तल्ला की चाबी किसी भी हाल में ढूंढ ले, बाकी सब कुछ जान जाएगी। लेकिन तूने कहा था कि दादी के माता पिता अभी भी इस घर में हैं, लेकिन वो तो कई साल पहले मर चुके थे, तो फिर इस घर में कैसे हो सकते हैं? सारे सवालों का जवाब सिर्फ 3 तल्ला में है। मुझे लगता है मैं फिर से बेहोश होने वाली हूँ। सुबह उठते ही घर में भारी शोरगुल सुनाई दिया। वैसे भी पिछली रात ठीक से नींद नहीं आई थी। बार बार मीर मतलब खां और दादी का चेहरा याद करके कांप उठ रही थी। सुबह के करीब आंख लगी थी और अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोई थी कि इतनी तेज आवाज़ सुनकर झुंझुलाहट में उठ बैठी। घर में सिर्फ 8:30 बज रहे थे। इस समय तो आमतौर पर घर में शांति रहती है। पापा और चाचा जी नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। लेकिन ये शोर किस बात का है? बगल में देखा तो दीदी भी गायब थी। मैं आंखें मलते हुए नीचे उतर गई। देखा कि पापा के दुकान के सामने किसी ने बड़ी साफ सफाई से एक कफन का कपड़ा रख छोड़ा है और उसके पास एक कागज़ पड़ा हुआ है जिस पर केसरिया रंग से उर्दू और हिंदी के मिले जुले शब्दों में कुछ लिखा हुआ था। मेरे दादाजान कोलकाता विश्वविद्यालय के छात्र थे, इसलिए उन्हें हिंदी आती थी। उन्होंने पापा और चाचाओं को भी हिंदी सिखाई थी। शौक से मैंने और दीदी ने भी सीखी थी, मगर चिट्ठी में 2 भाषाओं के मेल से जो लिखा था वह पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था। फिर भी जितना समझ में आया उसका मतलब यही था, मीर साहब, तुम्हारा वक्त करीब आ गया है। मेरे पापा थोड़े डरपोक है, वह सहम गए। मंझले चाचा गुस्से से चिल्ला रहे थे, इतनी हिम्मत एक जमींदार घर के बेटे को धमकी देने की? मैं इसका अंजाम देखे बिना नहीं रहूँगा। माँ ने खींचते हुए बौहे चढ़ाकर कहा, मंझले भाई, हर बात पर जमींदार घर की दुहाई देना बंद कीजिए। ये किसकी हरकत है, इसका पता लगाकर उसे कानून के हवाले करना जरूरी है। मंझले चाचा माँ से नाराज हो गए। ये बात साफ दिख रही थी। गुस्सा दबाकर पापा की ओर देखते हुए बोले, भाईजान ध्यान से देखो, ये कपड़ा क्या तुम्हारी दुकान का है? पापा ने धीरे से सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। मंझले चाचा कमरे में बेचैनी से ठहरने लगे। न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि दादी इस बारे में कुछ जानती होगी।
क्या मुझे जाकर दादी से पूछना चाहिए? लेकिन इस वक्त मैं यहाँ से हिलना नहीं चाहती। पापा के लिए मन में डर हो रहा है। मंझले चाचा अचानक टहलना बंद कर देते हैं। पापा की ओर देखकर बोलते हैं, भाईजान, गंज में एक नया व्यापारी आया था ना, याद है तुम्हें? पापा घबराई आंखों से उनकी ओर देखते हैं। कौन नया व्यापारी? अरे वही जो हमेशा उर्दू में बात करता है और लंबा लंबा चोंगा पहनता है। लगता है उसने तुम्हारी दुकान से परसों इत्र भी खरीदा था। उसका नाम क्या था? तुम बाईजीत शाह की बात कर रहे हो? याद है कुछ दिन पहले उसने हमारी सांझ के लिए शादी का प्रस्ताव भी भेजा था और तुमने उसे तुरंत मना कर दिया था। तब वह मुंह लटकाए दुकान से चला गया था। हाँ, सब याद है। देखो भाईजान, हो सकता है ये हरकत उसी की हो, और एक कपड़े पर लगी मुहर देखो, सब उर्दू में है। अब तक माँ चुपचाप सब सुन रही थी। मंजली चाचा की ओर देखकर बोली, मंजले भाई, ये चिट्ठी सिर्फ उर्दू में नहीं, किसी और भाषा में भी है। मुझे बचपन से अलग अलग भाषाओं में रुचि थी। मैंने हिंदी, उर्दू, फारसी सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखा है, लेकिन ये उन भाषाओं में से कोई भी नहीं लग रही। बिना पूरी जानकारी के किसी निर्दोष को दोषी ठहराना ठीक नहीं। पहले पता करो वह सच में दोषी है या नहीं। मंजले चाचा ने गहरी सांस लेते हुए भुनभुनाकर कहा, इसलिए औरतों को इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए। इतना सुनते ही माँ गुस्से से लाल हो गई। उनकी और तीखी नजर से देखते हुए बोली, जो कहना है मेरी आंखों में आग डालकर कहो। सबके सामने इस तरह अपनी भाभी के बारे में बोलना कायरता की निशानी है। मंजले चाचा भी तेज में आ गए। बोले, अब क्या मुझे अपने परिवार के बीच क्या बोलना है ये भी आपसे पूछकर बोलना पड़ेगा भाभी जान? तभी क्या आप मुझे कायर नहीं, सज्जन पुरुष मानेंगी? माँ को बहस करना पसंद नहीं था। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए पापा की ओर देखते हुए बोली, मेरे साथ थाने चलो, एक रिपोर्ट लिखवानी होगी। जिसने भी ये किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। यहाँ के थानेदार मेरे पापा के परिचित हैं। देर करना ठीक नहीं, अभी चलना होगा। माँ की बात सुनकर मंजले चाचा का मुंह खुला का खुला रह गया। दादी हथौड़े में पान पीस रही थी। मेरी तरफ देख के बिना ही मीठी सी हंसी के साथ मुस्कुराई। दादी की तरफ देखते हुए मेरे सीने में दर्द उठने लगा। कितनी तकलीफ छुपाकर दादी ने इस घर में इतने साल गुजारे हैं। 3 बच्चों को जन्म दिया है, उसी घर में जहाँ उनके माँ बाप के साथ कितना भयानक अत्याचार हुआ था उनकी आंखों के सामने। आ जा सज, पास आ। मैं धीरे धीरे चलते हुए दादी के पास जाकर खड़ी हो गई। मेरा बहुत मन कर रहा था कि दादी को कसकर गले लगा लूं, लेकिन अगर अभी गले लगा लिया तो खुद को संभाल नहीं पाऊंगी और फुट फुट कर रोने लगूंगी। मैं नहीं चाहती कि दादी मेरे आंखों के आंसू देखे। क्या तुम मुझसे कुछ कहनी आई है सज? क्यों दादी, कुछ ना कहूँ तो क्या तुम्हारे पास नहीं आ सकती? कुछ देर तक हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। बस हथौड़े में पान पीसने की आवाज़ धीरे धीरे आती रही। थोड़ी देर बाद दादी ने एकदम सामान्य तरीके से कहा, नीचे क्या हो रहा है? सुबह सुबह इतनी चिल्लापा क्यों मची है? मेरे मुस्तफा खां की चीख पुकार से तो कानों में दर्द होने लगा है। दादी हमेशा अपने तीनों बेटों को उनके पूरे नाम से बुलाती है। मेरे मंजली चाचा का नाम मीर मुस्तफ़ा खां है। मैं आंखें सिकोड़कर दादी की तरफ देखते हुए बोलती हूँ, तुम सच में नहीं जानती कि नीचे क्या हो रहा है दादी? दादी ने पान पीसना रोककर कुछ देर तक मुझे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ हंसने लगी। हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू निकल आए। घोड़ा चेहरा हंसी से जोर से लाल हो गया। मैं थोड़ा गुस्सा में बोली, क्या मैंने कुछ मजाक की बात कही है? दादी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, फिर दोबारा पान पीसने में लग गई और बोली, तू क्या सोचती है सच, मैं कोई ज्योतिषी हूँ जो घर बैठे सब कुछ जान जाऊँ? तुम ज्योतिषी हो या नहीं ये तो नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम बहुत कुछ समझ सकती हो। दादी कुछ नहीं बोली, बस हल्के हल्के मुस्कुराती रही। तू जानती है सच, तेरे दादाजान की मौत कैसे हुई थी? हाँ जानती हूँ। दादा दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, वहीं उनकी मौत हो गई। लेकिन क्यों दादी? तेरे दादाजान ने अपनी मौत से पहले अपनी दुकान के सामने कफन का कपड़ा और केसर से लिखा हुआ एक पर्चा पाया था। किसी अज्ञात भाषा में लिखा हुआ पर्चा। तेरे दादाजान उस भाषा को समझ गए थे, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है और हंसते हंसते उस पर्चे को फाड़ दिया। मैंने उनके हाथ पैर जोड़कर कहा था कि पर्चे को मत फाड़ो, पर आखिर में वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मुझे कहते थे कि मैं बिना नाम और पहचान की लड़की हूँ, जबकि मेरे साथ क्या हुआ है ये सब उन्हें पता था। ये भी जानते थे कि उनके पिता ने मेरी ज़िंदगी को कैसे तबाह कर दिया था। गलती उन्होंने की और पागल साबित मैं हुई। फिर भी वो मेरे पति थे। मैं नहीं चाहती थी कि वह इस तरह से मुझे छोड़कर चले जाएं, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और चले गए। पर्चा मिलने के ठीक 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। मैं दादी की बात सुनकर आंखें फाड़कर देखती रही। दादी को यह कैसे पता था कि उस पर्चे को फाड़ने से दादाजान की मौत हो जाएगी? अचानक एक ख्याल आया और मैं झट से खड़ी हो गई। मेरे पापा ने भी तो वो पर्चा पाया है, क्या पापा ने भी उसे फाड़ दिया? मैं दादी के कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती हूँ, लेकिन दादी मेरा हाथ पकड़ लेती है। क्या सोच रही है? तेरे पापा भी वह पर्चा फाड़ चुके हैं, यही ना? दादी मुझे जाने दो, मुझे पापा को तुरंत सावधान करना होगा। तुम माँ होकर इतनी शांति से बैठी हो, ये समझ में नहीं आ रहा। दादी मुस्कुराई। बैठ सच, तेरी माँ बहुत समझदार औरत है और तेरे दादाजान ने मुझे भले ही दूर कर दिया हो, पर तेरे पापा कभी तेरी माँ की बात नहीं टालेंगे। मुझे तेरी माँ पर भरोसा है, भले वह मुझे पसंद नहीं करती। उसे लगता है कि मैं पागल हूँ, फिर भी मैं उसे प्यार करती हूँ। वह चाहेगी कि यह पर्ची पुलिस को दिखाई जाए, इसलिए वह उसे फाड़ने नहीं देगी।
मैं दादी के पास फिर से बैठ गई। फिर भी मेरे अंदर से बेचैनी कम नहीं हो रही थी। कुछ दिनों में इतनी घटनाएं सुन सुनकर मैं हिल गई थी, खुद को संभाल नहीं पा रही थी। सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। फिर क्या हुआ सुन। तेरे दादाजान के मंझले भाई उस समय अपने परिवार के साथ गांव के घर में रहते थे। तेरे दादाजान की मौत के 3 दिन बाद की दुआ के लिए वह आए। वह आखिरी बार था जब हमने उन्हें देखा। सुना है कि उन्होंने अपने ही घर में गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके परिवार के अनुसार बीती रात भी सबने साथ बैठकर खाना खाया था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। आत्महत्या का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर भी उनकी मौत उसी तरह हुई। बहुत दिनों बाद मैंने अपनी मंझली जिठानी से सुना कि जिस दिन तेरे दादाजान की मौत हुई थी उस दिन एक बुजुर्ग आदमी पूरे शरीर पर चादर लपेटे हुए आया। उनके पास एक थैली देकर तुरंत ही गायब हो गया। उस थैली में कफन का कपड़ा, उसी तरह से केसरिया रंग में लिखा एक पर्चा था। दादाजान उस वक्त अपने भाई की मौत के शौक में थे। उन्होंने सोचा कि कोई उनसे मजाक कर रहा है। उन्होंने तुरंत वह पर्चा फाड़ दिया और वह थैली कपड़े समेत कहीं फेंक दी। ये बात उन्होंने अपनी मौत से ठीक 1 दिन पहले अपनी पत्नी को बताई थी। मैं दादी की बात सुनकर सन्न रह गई। आखिर ये सब कौन कर सकता है? क्या ये किसी इंसान का काम है या फिर इसके पीछे कोई अलौकिक ताकत है? मैं धीरे से दादी से पूछती हूँ, लेकिन छोटे दादाजान तो अभी जिंदा है, क्या उन्हें कोई चिट्ठी नहीं मिली? हाँ, उन्हें भी मिली थी। तो फिर उस दिन जब मैंने अपनी मंझली जिठानी को ये घटना सुनी तो मैं डर गई, क्योंकि मीर खानदान की उस पीढ़ी में सिर्फ वही अकेले बचे थे। तेरे पिता और चाचा तो अगली पीढ़ी के लोग हैं। मैं उस दिन खुद को पूरी तरह काले बुरखे में ढककर तेरे छोटे दादाजान के घर गई। खुद को ढकने की वजह से ये थी कि मेरी छोटी जिठानी मुझे पसंद नहीं करती थी। वह मुझे पागल समझती थी, क्योंकि मैंने उस जमींदार को खूनी कहा था जिसने एक अनाथ लड़की को बहू बनाकर इस घर में लाया था। सबकी नजरें में मैं बस एक पागल थी। खैर, तेरे छोटे दादाजान उस समय बाजार में सब्जी खरीद रहे थे। मैंने खुद को एक किसान की पत्नी बताकर उनसे मिलने की इजाज़त मांगी। वह मुझे देखकर चौंक गए, क्योंकि वह अपने पिता के निर्दयता के कुछ किस्से जानते थे। मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि क्या उन्हें भी कोई ऐसी चिट्ठी मिली है। वह ये सुनकर हैरान रह गए कि मुझे इस बारे में कैसे पता, क्योंकि ठीक बीती रात ही उन्हें कफन का कपड़ा और केसरिया रंग में लिखा हुआ एक पत्र मिला था। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इस चिट्ठी को फाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन उनके बेटे कह रहे थे कि उसे फाड़ देना चाहिए। मैंने उन्हें सावधान किया कि वह उस चिट्ठी को किसी भी हाल में न फाड़े। अगर 3 दिन तक उस चिट्ठी को पानी में घोलकर किसी पेड़ की जड़ में डाल दिया जाए और वह पेड़ तुरंत सूख जाए तो समझ लीजिए कि उनकी जान को खतरा है। अगर ऐसा ना हो तो वो जो चाहे कर सकते हैं। उन्होंने मेरी बात को महज एक पागल औरत की कहानी समझकर अनदेखा करना चाहा और वही मेरे सामने चिट्ठी फाड़ने लगे। मैंने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि वह ये गलती ना करे। मैंने कहा, अगर 3 दिन बाद भी पानी से किसी पेड़ को कुछ ना हो तो आप जो चाहे कर सकते हैं। वह मेरी बात मान गए और मैं घर लौट आई। ठीक 4 दिन बाद सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर उनके रोने की आवाज़ आई। मैं डर गई, क्योंकि मैं उस समय नमाज पढ़ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो देखा कि तेरे छोटे दादाजान मेरे पैरों में गिरकर रो रहे थे। तब मुझे यकीन हो गया कि वो पानी जिस पेड़ में डाला गया था वो सच में सूख गया है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, गला सूख रहा था। आखिर क्या सच है? क्या सच में इस दुनिया में कोई अलौकिक शक्ति है? क्या मैं तुझसे एक बात कहूँ सच बूढ़ी? हाँ दादी, कहो। आज से तू अपने आपा के पास नहीं सोएगी। अगर सोएगी तो अपने माँ के साथ रखना। ये सब क्या बोल रही हो दादी? मैं अपने आपा के पास क्यों नहीं सोऊं? मेरी बात मान ले सच। मैं नहीं चाहती कि इस मीर परिवार को कोई और जान गवाए। तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। जिसे बदला लेना था उसे ले लिया है। बाकी लोगों का कोई कसूर नहीं है। वो क्यों बेवजह अपनी जान गवाए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दादी। कौन जान लेगा किसका बदला? धीरे धीरे सब जान जाएगी। एक ही दिन में सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और। बोलो, क्या तेरे आपा ने तुझे तीसरे माले की चाबी मांगी है? कहा है कि तू अपने अब्बू के कमरे की सिल्वर बॉक्स से चाबी ला कर दे। मैं जोर जोर से सिर हिलाकर कहती हूँ, हाँ कहा है दादी। तूने उसे पूछा नहीं कि काम वो खुद भी कर सकती है, तुझसे क्यों मंगवा रही है? पूछा था दादी, पर उसने कहा था कि उसे लाने में कुछ दिक्कत हो रही है, इसलिए मुझे ही जाना होगा। अगर वो चिट्ठी पानी में घोलकर उस पानी को किसी पेड़ की जड़ में डाल दे तो पेड़ तुरंत ही मर जाएगा। गलती से भी ये काम मत करना। इस खानदान का कोई भी इंसान तीसरी मंजिल पर कभी नहीं जाएगा। साज, न तुम न तुम्हारे किसी चचेरे भाई बहन को जाना चाहिए। लेकिन दादी, आपा ने तो कहा था कि अगर ये चाबी तुम्हारे पास होती तो तुम उसे पहले ही दे देती। और भी बहुत कुछ कहा, जानती हो। जो हमें दिखाया जाता है वही दिखता है, जो बताया जाता है वही जानते हैं। हम खुद क्यों नहीं देखते समझते। रात 12 बजे के बाद सांझ की कोई बात मत सुनना। उसके साथ एक कमरे में मत रहना। लेकिन दादी, कोई लेकिन नहीं। तीसरी मंजिल के सिरा पर कोई नहीं जाएगा। अब जा, मुझे अकेले रहने दे, थोड़ा आराम करूंगी। मैं उठकर खड़ी हो गई। अंदर से अजीब सा महसूस हो रहा था। दादी जो कुछ कह रही थी वह सच है या आपा जो कह रही थी वो सच है? दादी को तो सब पागल कहते हैं। क्या वही सही है या फिर आपा के साथ ही कोई अलौकिक ताकत जुड़ी है? अब किस पर भरोसा करूं? अचानक एक ख्याल मेरे दिमाग में आया। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा। कुछ पूछेगी साज?
अच्छा दादी, एक सवाल पूछूं? पूछ। तुम्हारे पिता क्या करते थे? उनका कारोबार था कस्बे में। किस चीज़ का? कफन के कपड़े और केसर का। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो गले तक आ गया हो। दादी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान मुझे इतनी डरावनी क्यों लग रही थी? दादी, एक और सवाल था। मैं जानती हूँ तू क्या सवाल करने वाली है, ये कि मेरे माता पिता बंगाली थे या नहीं। मैं गहरी सांस लेकर दादी के जवाब का इंतजार करने लगी और उनकी तरफ देखने लगी। नहीं, मेरे माता पिता बंगाली नहीं थे, वे फारस के रहने वाले थे। मैं बड़ी बड़ी आंखों से दादी की ओर देखने लगी। मेरे घुटने थरथराने लगे। मैं एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पा रही थी। दादी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। इस बीच हमारे घर में एक और घटना घट गई। आपा कहीं नहीं मिल रही। जैसे ही मैं दादी के कमरे से बाहर निकली, माँ ने मुझे खींचकर एक कमरे में ले लिया। तो फिर उस पागल बूढ़ी के कमरे में गई थी? क्या बात कर रही थी वो तुझसे? माँ, दया करके दादी को पागल बूढ़ी मत कहो, तुमसे विनती करती हूँ। माँ कुछ देर तक भौहें चढ़ाकर मेरी ओर देखती रही, फिर बोली, साँझ, क्या वो अपने किसी सहेली के घर गई है? तुझे कुछ बताया था उसने? मैं थोड़ी हैरानी से बोली, नहीं माँ, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। आपा घर में नहीं है? माँ थोड़ी परेशान हो गई। आपा बिना बताए कभी घर से बाहर नहीं जाती, भले ही किसी और को ना बताए, पर मुझे ज़रूर बता जाती थी। क्या उसने दादी को बताया था? नहीं, मैं तो अभी अभी दादी के कमरे से आई हूँ, दादी ने मुझे कुछ नहीं कहा। माँ चिंता में पड़ गई। हमारा घर बहुत बड़ा था, कहीं भी आपा नहीं थी। तीसरे मंजिल पर जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए छत पर भी कोई नहीं जाता था। अब बस बगीचा ही बचा था और माँ बगीचे में उसे ढूंढने दौड़े, लेकिन वहाँ भी नहीं मिली। माँ के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। बता तो सही, बिना किसी को कुछ कहे कहाँ चली गई? माँ, क्या बाबूजी को बता दे? सुबह की घटना के बाद से बाबूजी आज दुकान नहीं गए थे, अपने कमरे में लेटे हुए थे। नहीं, अभी मत बता, वैसे ही परेशान है। थोड़ा इंतज़ार करते हैं, कहाँ जाएगी, वापस आ जाएगी। लेकिन नहीं, सुबह से दोपहर और फिर शाम हो गई, पर आपा का कोई पता नहीं चला। पूरे घर में कोहराम मच गया। माँ चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। बाबूजी बेचैन होकर इधर उधर टहल रहे थे। मंझले चाचा भी परेशान होकर चुपचाप खड़े थे। मंझले चाचा एक तरफ बैठकर चुपचाप चेहरे पर चिंता लिए हुए थे। खबर सुनकर वो दुकान से घर लौट आए थे। छोटे चाचा आपा के बारे में पता लगाने किसी सहेली के घर गए थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे थे। मैं माँ के पास खड़ी थी, उन्हें कसकर पकड़े हुए। चिंता के मारे मैं भी घबरा रही थी। साज बेटी, ये मंझले चाचा, क्या तेरी बहन ने कभी तुझसे कोई राज की बात साझा की है? राज की बात? कैसी बात चाचा? यानी क्या उसका किसी और के साथ रिश्ता था? माँ ने हैरानी से मंझले चाचा की ओर देखा। चाचा, आपकी बात समझ नहीं आई। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा जो समझ में ना आए। साफ बात है, क्या तेरी बहन किसी से प्यार करती थी? नहीं चाचा, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो ऐसे क्यों करेगी? क्यों करेगी ये तो मैं नहीं जानता बेटी। पढ़ी लिखी माँ की पढ़ी लिखी बेटी है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो उसी के साथ चली गई हो। माँ खड़ी हो गई। उनका चेहरा देखकर मुझे डर लगने लगा। आप एक भी शब्द और नहीं कहेंगे मंझले भाई। अगर आपको अपनी भतीजी को ढूंढना है तो उसे ढूंढिए, लेकिन अगर आपका मकसद मुझे ताने मारना है तो कृपया यहाँ से चले जाइए। पिता ने गुस्से से कहा, तुम लोग चुप हो सकते हो क्या? मेरी बेटी नहीं मिल रही है और तुम लोग यहाँ आपस में कीचड़ उछाल रहे हो। माँ बिना कुछ बोले फिर से वहीं बैठ गई। अचानक मुझे दादी की बात याद आई। सुबह के बाद मैं उनके पास नहीं गई थी। शायद दादी आपा के बारे में कुछ बता सके। कहाँ होंगी वो? मैं माँ को छोड़कर तेजी से दादी के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही मैं दादी के कमरे के सामने पहुंची, मैं बुरी तरह हैरान रह गई। दादी बीमार रहती थी, इसलिए उनका दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहता था। यहाँ तक कि हम भी कभी दरवाज़ा बंद नहीं करते थे, ताकि अगर रात में उन्हें कुछ ज़रूरत हो तो सुन सके। लेकिन आज दादी का दरवाज़ा बंद है। मैं दरवाज़ा पर जाकर ज़ोर ज़ोर से खटखटाती हूँ। दादी, ओ दादी, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? सुन रही हो दादी? दरवाज़ा खोलो। भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। डर के मारे मेरा गला सूखने लगा। दादी को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? मैंने और ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कितने देर तक मैं इस तरह दरवाज़ा खटखटाती रही, मुझे याद नहीं। जब लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है तो मैंने सोचा कि नीचे जाकर सबको बताना चाहिए। मैं मुड़ ही रही थी कि अचानक एक कराने की आवाज़ सुनकर मैं वही ठिठक कर खड़ी हो गई। वो कराने की आवाज़ दादी की थी। क्यों तुम लोग ये सब कर रहे हो? क्यों तुम लोग ये सब शुरू कर रहे हो? उनका क्या दोष है? क्या उनके शरीर में मीर खानदान का खून होने का मतलब है कि वो अभी दोषी हैं? मेरे पति को मुझसे छीन लिया, अब मेरे बेटे और उसके बच्चों की ओर भी हाथ बढ़ा रहे हो। मेरी सांझ को छोड़ दो, वो तो अभी छोटी है। क्यों उसके जन्म से उससे चैन नहीं लेने दे रहे हो? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो गले तक आ गया हो। दादी के कमरे में कौन है? वो किससे बात कर रही है? और आपा को किसने पकड़ा हुआ है? मैं बर्फ़ की तरह वहीं जड़ हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। नीचे जाकर सबको बुलाऊं। इस बीच शाम ढलने लगी थी। आपा का अब तक कोई पता नहीं था। शाम ढलने से ठीक पहले दादी के कमरे के सामने का माहौल अजीब सा लगने लगा।
चारों ओर पेड़ों से घिरे होने के कारण वहाँ जल्दी अंधेरा हो जाता था। तभी मगरिब की अजान की आवाज़ सुनाई दी। अजान के साथ ही दादी के कराने की आवाज़ बंद हो गई। अचानक दरवाज़ा मेरे सामने इस तरह खुला कि मैं बुरी तरह डर गई। ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा का एक झोंका मेरे पास से होकर गुजर गया। उस हवा में केसर की मीठी खुशबू थी। मैं थर थर काँपने लगी। मुझे दादी के कमरे के अंदर जाना था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात पड़ने से पहले ही जगह पर रात का अंधेरा छा गया हो। दादी का कमरा असामान्य रूप से ठंडा था। भाद्रपद के महीने में भी यहाँ इतनी ठंड क्यों लग रही थी? चारों ओर घना अंधेरा था, हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में कपूर और राख की अजीब सी मिली-जुली गंध फैली हुई थी। मैं हाथों से टटोलती हुई दादी के बिस्तर के पास पहुंची। बिस्तर पर हाथ फेरकर मैंने दादी को ढूंढने की कोशिश की। लाइट का स्विच ऑन करने का ख्याल तक मेरे दिमाग से निकल गया। डरते हुए मैं 2 बार धीरे से बोली, दादी, दादी। कोई जवाब नहीं आया। मुझे ऐसा लगने लगा कि दादी शायद बोलने की स्थिति में नहीं है। तभी अचानक मुझे लाइट जलाने की बात याद आई। मैं स्विच की ओर बढ़ने ही वाली थी कि दादी की आवाज़ सुनाई दी, रोशनी मत कर साज, मैं जिस हालत में हूँ तू देख नहीं पाएगी। मैं दादी की बात सुनकर कांप गई। दादी किस हालत में है? कांपती आवाज़ से मैंने पूछा, दादी मुझे डर लग रहा है, तुम्हें क्या हो गया है? अब डरने का वक्त नहीं है। हमारे घर के पूर्व दिशा के जंगल के पास जहाँ वहाँ सांझ को बेहोश हालत में मिलेगी। 7 मिर्च जलाकर उसके माथे में छुआ देना। ध्यान रखना एक भी मिर्च कम ना हो। मेरे पैर डर के मारे काँप रहे थे। मैं दादी को इस हालत में छोड़कर वहाँ कैसे जाऊँ? जा साज, जल्दी कर, देर मत कर। मगरिब की नमाज का वक्त खत्म होने से पहले साज को घर ले आ। मैं हाफते हुए मिर्च जलाने के लिए दौड़ी। उधर माँ पहले से ही बिस्तर पर थी। मुझे इस तरह भागते हुए देख मंजली चाची मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ साज, इस तरह क्यों भाग रही हो? मंजली चाची, ज़्यादा सवाल मत करो, अभी के अभी 7 मिनट जलाओ, फिर हमें सबको लेकर पूरब के जंगल में जाना होगा। साज, क्या बहन की गम में तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास कर रही है? इस वक्त पूरब के जंगल में जाएगी? तुझे पता नहीं शाम के बाद उधर जाना मना है? यहाँ एक बात बतानी ज़रूरी है। हमारे दादा जान ने अपने जीते जी ये नियम बना दिया था कि शाम के बाद कोई भी पूरब के जंगल की ओर नहीं जाएगा। मैं इतने सारे सवालों को दिमाग में नहीं ले पा रही थी। बस इतना समझ आया कि आपा बहुत बड़ी मुसीबत में है और मुझे तुरंत उसके पास पहुंचना होगा। इस समय मेरे माता पिता के अलावा कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो उनकी बेटी थी, इसलिए उन्हें जाना ही था। माँ ने बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखते हुए पूछा, तेरी दादी ने कहा है कि सांझ वहाँ है? हाँ माँ, ये 7 जली हुई मिर्चें उनके माथे में छुआनी है, फिर उन्हें घर लाना होगा। जली हुई मिर्चें क्यों? मंजली चाचा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। मैं उनकी ओर देखकर कुछ नहीं बोली। माँ ने पिता से कहा, तुम लोग चलोगे, नहीं तो देर हो जाएगी। माँ ने सिर पर बड़ी चादर खींचते हुए कहा, और कोई न जाए, मेरी बेटी है, मैं जाऊंगी, चल साज। पिता ने धीरे से कहा, रुक जाओ रेनू, बेटी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है, मैं भी चलूंगा, अपनी टॉर्च लेकर आता हूँ। हम घोर अंधकार के बीच से बढ़ते जा रहे थे। माथे से पसीना टपक रहा था। अब तक हमें नहीं पता था कि आपा किस हाल में मिलेगी और वो यहाँ कैसे आई। इन तमाम सवालों के जवाब किससे मिलेंगे, दादी से या आपा से खुद? जैसे हम वहाँ पहुँचे, एक बदबूदार भमके ने हमारी हालत बिगाड़ दी। हमने अपने मुंह पर कपड़ा रख लिया। माँ घबराकर बोली, साज के अब्बा, मेरी बेटी को ढूंढो, मेरी बच्ची यहाँ कैसे पहुँच गई? पिता भी पागलों की तरह आपा को ढूंढ रहे थे। अचानक टॉर्च की रोशनी में मुझे आपा के दुपट्टे का एक कोना दिखा। मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, माँ, उस तरफ। हम तीनों अपनी आंखों से देख रहे थे। जंगल के बीच में जहाँ बारिश का पानी जमा होकर ज़मीन कुछ गीली हो गई थी, वहीं आपा बेहोश पड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर आ गए थे। आसपास कई तरह के कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। माँ चीखते हुए रो पड़ी, साज के अब्बा, मेरी बेटी, मेरी सांझ। पिता आपा को गोद में उठाने के लिए झुक ही रहे थे कि मैंने हल्की आवाज़ से चिल्लाते हुए कहा, अब्बा पहले नहीं, रुकिए। पिता और माँ दोनों हैरान होकर मेरी ओर देखने लगे। क्यों, क्या हुआ? पहले इन जली हुई मिर्ची को आपा के माथे में छुआने दीजिए। माँ सख्त आवाज़ से बोली, ये क्या बकवास कर रही हो? मिर्च क्यों लगानी है उसकी पेशानी पर? मैं घबराते हुए बोली, दादी ने कहा है। माँ ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरे हाथ से मिर्च छीनकर दूर जंगल में फेंक दी। मैं अवाक होकर बोली, माँ, ये क्या कर दिया आपने? आपने मिर्ची को क्यों फेंक दिया? आपको पता है इससे आपा की परेशानी बढ़ सकती है। माँ दांत बींचकर बोली, अब कौन किसकी परेशानी बढ़ाएगा, मैं देखूंगी। ये कहकर माँ अगन्य नेत्रों से पिता की ओर देखने लगी। बैठक में सब लोग गंभीर चेहरों के साथ बैठे हुए थे। कुछ देर पहले ही आपा को होश आया था। उसकी हालत देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे कुछ हुआ भी था। वो आराम से गर्म दूध पी चुकी थी और अब मेज पर पैर हिलाते हुए कोई कहानी की किताब पढ़ रही थी। माँ ने नरम आवाज़ से कहा, बेटा, आज किताब छोड़ो और सोने चलो। आपा हैरानी से बोली, क्यों माँ, आज क्या हुआ? माँ कुछ नहीं बोली, बस मेरी ओर देखती रही। मैं कठोर चेहरे से आपा की तरफ देख रही थी। यहाँ आने से पहले मैं दादी के कमरे में गई थी। दादी हंसी खुशी पान पी रही थी। मुझे देखकर बोली, क्या रे, पान खाएगी? इस उम्र में मेरी तरह दांत लाल हो जाएंगे, फिर कोई दामाद नहीं मिलेगा लाल दांत दिखाकर। ये कहकर दादी अपनी हंसी में खो गई। मैंने और कुछ नहीं कहा, बस वहाँ से निकल गई। क्या हो रहा था यहाँ?
बैठक में माँ ने सबको बुलाया है। उनका कहना है कि उन्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ बड़ी भाभी, इतनी रात को सभी को यहाँ क्यों बुलाया है? बेटी के पास जाओ, उसे पूछो कि ये क्या नाटक है। माँ मंझले चाचा की बात सुनकर उन्हें घूरते हुए बोली, मंझले भाई, लड़की के ऊपर से अभी तक एक तूफान गुजरा है। हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ। आज कम से कम उसे आराम करने दो। मंझले चाचा मुंह घुमाकर दूसरी ओर देखने लगे। माँ सभी की ओर देखकर बोली, मैंने एक फैसला लिया है और उस फैसले को बताने के लिए तुम्हें सबको बुलाया है। पापा बहुत थके हुए लग रहे थे। पूरा दिन की परेशानियों के बाद उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। थके हुए गले से पापा बोले, क्या बात है रेनू, क्या ये बात कल नहीं कही जा सकती? नहीं, कल नहीं, मुझे आज ही यहाँ बताना है। ठीक है तो बताओ। मैंने फैसला किया है कि हम अलग हो जाएंगे। अलग होने का मतलब ये नहीं कि एक ही घर में रहकर बर्तन अलग कर लेंगे। हम इस घर को छोड़ देंगे। सांच के पिता, तुम हमारे लिए किराए का घर ले लो, नहीं तो मैं अपनी बेटियों को लेकर अपने पिता के घर चली जाऊंगी। वहाँ मौजूद सभी लोग माँ की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। छोटे चाचा बस हैरान होकर बोले, बड़ी भाभी आप ये क्या कह रही हैं? हाँ छोटे भाई, जो सुना है वही कह रही हूँ। पापा उठकर खड़े हो गए। थोड़ी तेज आवाज में बोले, रेनू, तुम यह वही बात कह रही हो जो तुमने तब कही थी जब सांस विश्वविद्यालय में पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। तब भी तुमने कहा था। तुमने मुझे क्या कहा था, तुम्हें याद नहीं? कहा था कि माँ के जीवित रहते इस घर को छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है, और तुम फिर वही बात कर रही हो। मैं तो यह कह रही हूँ कि अगर तुम नहीं गए तो मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने पिता के घर चली जाऊंगी। मैं जीवित रहते मुझे मेरी बेटियों से अलग नहीं कर सकती तुम रेनू। माँ अब चिल्लाकर बोली, तो क्या अब तुम्हारी जिद के कारण मेरी बेटियों की जान खतरे में डालनी है? यही तुम चाहते हो? पापा ने भुकुटी सिकोड़ते हुए कहा, जान खतरे में? इसका क्या मतलब? आज जो हुआ इसके बाद भी तुम कुछ नहीं समझ पा रहे हो? क्या समझूं? अगर तुम्हारी आंखें होती तो तुम समझ जाते। हम सांझ को ढूंढते ढूंढते थक गए। माँ ने पूरे दिन में एक शब्द नहीं बोली। जब मगरिब की अजान हुई तब उन्होंने ठीक से बताया कि सांझ कहाँ है। अगर उन्हें सांझ का पता था तो पूरे दिन में क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी पूरे दिन उस हालत में पड़ी रही। हम वहाँ नहीं गए इसलिए हमें नहीं पता था कि वो वहाँ थी, और माँ तो पूरे दिन घर में रही। वह कैसे जान सकते थे कि सांझ कहाँ है? माँ चुप हो गई तो पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। हर जगह खामोशी छा गई। मंझले चाचा काफी देर बाद धीरे धीरे बोले, यहाँ माँ की गलती मान रहा हूँ, लेकिन बेटियों की जान खतरे में डालने से तुम क्या समझाना चाहती हो? अगर थोड़ी कोशिश करोगे तो समझ सकते हो मंझले भाई। ये 7 मिर्ची जलाकर कपाल पर लगाना, मगरिब की अजान से पहले उसे घर लाना, ये सब माँ का किया हुआ नाटक है। उन्हें हमेशा नाटक किया पसंद है। वह साबित करना चाहती है कि इस घर में कुछ असामान्य है। मुझे लगता है कि सांझ को वहाँ बेहोश छोड़ने के पीछे भी उनका ही हाथ है। मेरी बेटी वहाँ क्यों बेहोश हो गई? उसे गंदी जगह में सांझ क्यों गई? पापा गुस्से में माँ को बोले, रेनू जुबान पर लगाम लगाओ। माँ कभी भी घर से बाहर नहीं जाती। तुम नहीं जानती सांझ को वहाँ वह कैसे ले जा सकती है, और इन सब चीज़ों से माँ को क्या फ़ायदा होगा? एक बुजुर्ग महिला के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? तुम मुझे जवाब दो। माँ को कैसे पता चला कि सांझ वहाँ बेहोश पड़ी है? अब कृपया यह मत कहना कि माँ को कोई अदृश्य शक्ति ये सब बता रही है। बैठक के कमरे में सभी चुप हैं, लेकिन मुझे अब बहुत कुछ समझ आ रहा है। दादी की करहा, उस केसरिया खुशबू से भरी हवा, दादी की चीखें, उफ। अब मैं और सोच नहीं सकती। लेकिन अगर मैं ये सबको बताती हूँ तो क्या वो मेरी बात पर विश्वास करेंगे? और अगर सचमुच माँ हमें नाना के घर ले जाती है, दादी को छोड़कर, इस घर को छोड़कर हम कैसे जाएंगे? ये घर ही हमारा अस्तित्व का हिस्सा है। ये सांझवाड़ी हमारे खून में बस चुकी है। आज मेरी बेटी को बेहोश पाया गया, कल क्या कोई गारंटी दे सकता है कि उससे और बुरा कुछ नहीं होगा? बोलो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। या तो तुम हमारे लिए एक अलग घर किराए पर लाओ, या मैं अपनी बेटियों के साथ चली जाऊंगी। यह मेरा फैसला है। मछली चाचा बड़बड़ाते हुए बोले, जमींदार की घर की लड़कियां किराए के घर में? माँ ने मछली चाचा की बात पूरी करने का मौका नहीं दिया और तुरंत उठकर हड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। गहरी रात। सांझ गहरी नींद में सो रही थी। आज मैंने बरामदे की बत्तियां जलाकर सोने का फैसला किया। मंद रोशनी में सांझ कितनी सुंदर लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुरंत जाकर उसे गले लगा लूं। सांझ बहुत सुंदर है। हालांकि हम दोनों के चेहरे काफी मिलते जुलते हैं, फिर भी मुझे सांझ ही ज्यादा सुंदर लगती है। वो पूरी तरह से जैसे एक बच्चे की तरह सो रही है। उसका मासूम चेहरा कितना प्यारा है। मुझे यह भी याद आया कि दादी ने मुझे मना किया था कि सांझ के साथ अब एक बार और अकेले ना सोऊं। हमारे घर में सभी 10 या 11 बजे के बाद सो जाते हैं। आज इतनी झंझट के बाद थोड़ी देर हुई। 12 बजने का समय भी पास आ चुका है। घर पूरी तरह से शांत है। बाहर कभी कभी झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे रही है। हमारे तालाब के पास एक चमेली का पेड़ है। असमय भी वह पेड़ फूल देता है। वहाँ से एक अजीब मीठी खुशबू आ रही है, जैसे कोई अजीब सा असर हो रहा हो। अचानक मेरी नज़र सांझ की मेज पर रखी डायरी पर पड़ी। सांझ हमेशा से लॉक करके रखती थी। मुझे नहीं पता कि वो उसमें क्या लिखती थी, लेकिन आज वो डायरी खुली हुई थी। अंदर एक कलम रखी हुई थी, जिससे जाहिर होता है कि कुछ ही समय पहले सांझ ने कुछ लिखा था, लेकिन इसे लॉक करना भूल गई।
हालांकि किसी की डायरी को चुपके से पढ़ना एक बेअदबी भी है, लेकिन आज मन ही नहीं मान रहा। हो सकता है आज जो कुछ हुआ सांझ ने उस डायरी में लिखा हो, शायद वह हमें बता नहीं पा रही हो। शायद मैं दादी पर लगाए गए झूठे आरोपों को हटाने के लिए सांझ का लिखा माँ को दिखा सकूं। मैं बार बार खुद से सोच रही थी कि डायरी को खोलूं या नहीं, लेकिन नहीं जाने क्यों मैंने वह डायरी खोल ही ली। बहुत सुंदर साफ साफ लिखा था। सांझ के हाथ की लिखाई भी बहुत सुंदर थी। जहाँ कलम दबा कर रखा गया था वहाँ देखा तो कुछ खास नहीं लिखा था, बस कुछ चित्र बने थे। बाकी पन्नों में भी ऐसा कुछ खास नहीं मिला। थोड़ा निराश हो गई। जैसे ही डायरी रखने के लिए हाथ बढ़ाया तभी मुझे हाथ में गीला कुछ महसूस हुआ। हाथ को आंखों के सामने लाकर देखा तो बरामदे की धुंधली रोशनी में वह लाल दिखाई दिया। मैं चौंक गई। क्या ये खून था? खून कहाँ से आएगा? लेकिन खून तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने हाथ को नाक के पास लाकर देखा और फिर से वही मीठी खुशबू आई जो केसर की होती है। क्या केसर से कुछ लिखा गया था और ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी लिखा गया हो, नहीं तो हाथ पर ऐसे कैसे लग सकता था। मैंने जल्दी से डायरी को फिर से खोला। एक पन्ने पर केसर से बार बार लिखा हुआ था, रूह जानिया वापस आ रही है सांझ की दूसरी सत्ता के रूप में। मैं चौंक गई। रूह जानिया फिर कौन है? वह कहाँ से वापस आ रही है? सांझ की दूसरी सत्ता का मतलब क्या है? मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अचानक मुझे गले के पास गर्म सांसों की हल्की सी गर्मी महसूस हुई। मैंने तुरंत सांझ के बिस्तर की तरफ देखा। वो वहाँ नहीं थी। अभी तो वो वहीं थी। मैं पलट कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। तभी मुझे दादी की याद आई, जिन्होंने मुझे कहा था कि रात के 12 बजे के बाद सांझ के कमरे में अकेले नहीं रहना। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तुमने मेरी डायरी पकड़ ली सांझ? यह आवाज़ किसकी थी? यह तो सांझ की आवाज़ नहीं थी। इतनी भारी आवाज़ किसकी हो सकती है? अगर सांझ पीछे नहीं है तो फिर यह आवाज़ किसकी है? और सांझ कहाँ गई? मेरा गला सूखने लगा। मैं चिल्लाकर माँ को बुलाने जाती हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरी गर्दन को कसकर दबा रही हो। एक भी शब्द मेरे गले से बाहर नहीं निकल पाया। सांस की गर्मी बढ़ने लगी, जैसे कोई बहुत गुस्से में हो और तेजी से सांस ले रही हो। ठीक तभी हमारे बैठक कमरे की बड़ी घड़ी डंग डंग करके बजने लगी। ये घड़ी केवल दिन में 2 बार जोर से आवाज़ करती है, एक बार दोपहर के 12 बजे और दूसरी बार रात के 12 बजे। मतलब 12 बज चुके हैं। अचानक बरामदे की बत्तियां बुझ जाती है। हवा के झोंके से खिड़की के पत्ते जोर से टकराने लगते हैं। हवा में कपूर की तीव्र गंध महसूस होने लगती है। मेरा सिर चकराने लगता है। मैं कमरे से बाहर भागना चाहती हूँ, लेकिन कोई अदृश्य ताकत मुझे रोक रही है। मैं चीख चीख कर रोते हुए कहती हूँ, मुझे छोड़ दे सांझ, छोड़ दे। मैं फिर से कभी तेरी डायरी नहीं छूऊंगी। एक प्रतिध्वनि जैसी आवाज़ आती है, रुजानिया आ गई है, रुजानिया आ गई है। कौन है रुजानिया? इस कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।